हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 251 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपनी शिप के रूम में बैठकर एलिफेंट ड्रैगन के ब्लड को निकालता है और उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। मिंग कहता है हालांकि मैं सारे के सारे ड्रॉप को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि सारा ब्लड का ड्रॉप मेरी बॉडी इस वक्त इसको हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए मुझे इस ब्लड ड्रॉप के आधे हिस्से को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और वो वहीं पर बैठकर उसको रिफाइन करना स्टार्ट करता है। जैसे वो ब्लड ड्रॉप मिंग की बॉडी के अंदर जाता है, मिंग की बॉडी फूलना शुरू हो जाती है क्योंकि ये ब्लड ड्रॉप बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इस ब्लड ड्रॉप को अपनी बॉडी के अंदर कंटेन रखने के लिए मिंग की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मिंग की फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मिंग की बॉडी अंदर से फूलते फूलते इतनी ज्यादा फूल जाती है कि बिमिंग को उसे वार्निंग देना पड़ती है। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर जल्दी से अपनी लाव क्रिस्टल की पावर को यूज करते हुए अपनी बॉडी के इर्द गिर्द क्रिस्टल की एक वॉल बना दो, वरना आपकी बॉडी इस तरह फूलते फूलते फट जाएगी और आप इसको बचा नहीं पाओगे। एलिफेंट ड्रैगन ने आपको जो ब्लड दिया है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और आपकी बॉडी इसको संभाल नहीं सकती। मिंग बिमिंग की बात सुनने के बाद अपनी लाव क्रिस्टल की पावर को यूज करते हुए अपनी पूरी बॉडी को क्रिस्टलाइन कर देता है और उसकी बॉडी के इर्द गिर्द क्रिस्टल की एक लेयर बन जाती है। थोड़ी देर के लिए उसकी बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाती है। मिंग वहीं पर बैठकर फिर से उस ब्लड ड्रॉप को कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर के लिए वो वहीं पर बैठकर उसको रिफाइन करता है, लेकिन उसकी जो लाव क्रिस्टल की जो पावर होती है जिससे उसकी बॉडी के ऊपर जो क्रिस्टल की तय चढ़ी होती है उसके अंदर भी क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं। मिंग जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मिंग अब मैं क्या करूं, मैंने अपनी बॉडी को क्रिस्टलाइन किया है लेकिन इसके बावजूद भी इस ड्रैगन एलिफेंट ने मुझे जो ब्लड ड्रॉप दिया है उसकी पावर बहुत ज्यादा है, मेरी बॉडी इसको कंटेन नहीं कर पा रही, ये क्रिस्टल भी टूट जाएगा और मेरी बॉडी फिर से फट जाएगी। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर मैं आपको सजेशन देती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन की आधी पावर को रिलीज कर लें, क्योंकि अगर आप अपनी आधी पावर को रिलीज करेंगे आप उस पावर के साथ इस ड्रैगन ब्लड ड्रॉप को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाएंगे, क्योंकि रियल ड्रैगन की बॉडी के साथ इतने सारे ब्लड ड्रॉप को एब्जॉर्ब करना तो बहुत ज्यादा आसान है। मिंग उसे कहता है, तुम्हें पता है मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जैसे मैं अपनी रियल ड्रैगन की बॉडी को अनलॉक करूंगा उस वक्त प्रिंस को महसूस हो जाएगा। मिंग उसे कहता है, मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है क्योंकि मेरे मास्टर जी ने मुझे बहुत ही अच्छी सी रून्स फॉर्मेशंस दी थी जो कि प्रोटेक्शन के लिए थी, मैं उन्हीं को यूज कर लेता हूँ। मिंग अपने पास से अपनी रेस फॉर्मेशन के उस टेलिस्मन्स को निकालता है और अपनी बॉडी को उन फॉर्मेशन से कवर कर लेता है। तो अपने टेलिस्मन्स का एक आर्मर बना लेता है, तो नीचे उसके क्रिस्टल की बॉडी है और उसके ऊपर उसका टेलिस्मन्स का आर्मर है। फिर मिंग वहीं पर बैठकर अपने उस ड्रैगन ब्लड को कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। अब उसकी बॉडी के अंदर जरा भी क्रैक्स नहीं पड़ रहे। नेक्स्ट सीन 7 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 7 दिन के बाद मिंग उस सारे के सारे ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर जो क्रिस्टल होता है वो भी टूट जाता है क्योंकि उसकी रिफाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अपनी रिफाइनिंग के कंप्लीट करने के बाद मिंग अपनी आंखें खोलता है। तो साथ ही मिंग हमें बताता है कि उसने अपने ड्रैगन एलिफेंट के कुंफू को लेवल अप कर लिया है और इस बार लेवल अप करने के बाद वो ड्रैगन एलिफेंट कुंफू के लेवल 10 पर पहुंच चुका है। ब्रेक थ्रू करने के बाद मिंग लंबी लंबी सांसें लेता है और कहता है, चलो शुक्र है मैंने लेवल अप कर लिया, वैसे इस ब्लड को एब्जॉर्ब करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ब्रेक थ्रू करने के बाद मिंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, हालांकि मैंने ड्रैगन एलिफेंट के दिए हुए पूरे के पूरे ब्लड ड्रॉप को भी एब्जॉर्ब नहीं किया, उसके हाफ को ही एब्जॉर्ब किया है और इसी वजह से मेरी 20 मिलियन के हिसाब से स्ट्रेंथ बढ़ गई है। और ऊपर से मेरे पास जो ड्रैगन एलिफेंट के कुंफू की टेक्निक थी वो भी लेवल 5 से लेवल 10 पर चली गई है। अगर इस ब्लड को मैं कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकता हूँ और मेरी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि अगर मेरी और प्रिंस की यहाँ पर फाइट हो जाती है तो मैं अपनी ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन को अनलॉक करने के बाद बड़ी आसानी के साथ यांग टाइशेंग को हरा सकता हूँ। मिंग अभी वहीं पर ही खड़ा होता है कि उसी वक्त लिटिल बाओ भी बाहर निकल आता है। वो भी अपनी जुबान में चिरप चिरप करके उसे कुछ कहता है और साथ ही लिटिल कियांग भी निकल आता है। वो भी उसे कहता है, मास्टर आपकी ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या आप ये थोड़ा सा ब्लड हमें भी देंगे, हमें भी इस टेक्निक को मास्टर करना है। मिंग उसे कहता है, तुम दोनों तो बहुत ज्यादा लालची हो, अच्छी चीज देखी क्या, तुम दोनों बाहर निकल आए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये ड्रैगन एलिफेंट का ब्लड है, ये सिर्फ इंसानों के प्रैक्टिस करने के लिए, तुम जैसे डीमंस इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहती हो क्योंकि तुम दोनों ही मेरे साथी हो तो मैं तुम्हें ऐसी टेक्निक्स दे सकता हूँ जिससे तुम लोग अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। लिटिल कियांग उसे कहता है, लेकिन मास्टर आप मेरी हेल्प कैसे करेंगे, आप तो मुझे ब्लड भी नहीं दे रहे। मिंग उसे कहता है, क्योंकि तुम एक स्नेक डीमन हो और मुझे पता है कि तुम्हारी फुल फॉर्म में तुम एक ड्रैगन बन सकती हो, यानी कि तुम्हारी बॉडी के अंदर भी ड्रैगन का ब्लड है। तो शायद तुम्हें इस बारे में अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि मैं एक रियल ड्रैगन हूँ, मेरी बॉडी के अंदर रियल ड्रैगन का ब्लड है। इस हिसाब से हम दोनों रिलेटिव्स हैं। अगर तुम मेरे ब्लड को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करोगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए तुम्हें एलिफेंट ड्रैगन के ब्लड को एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है। लिटिल कियांग से बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, हाँ मास्टर मुझे तो इस बारे में जरा भी नहीं पता था कि आप एक रियल ड्रैगन है, ये तो बहुत ही अच्छा है, हाँ मैं आपके ब्लड को यूज कर सकता हूँ। लिटिल कियांग खुश होने के बाद मिंग के कपड़ों के अंदर छुप जाता है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया है, लेकिन अभी लिटिल बाओ को कुछ भी नहीं मिला। लिटिल बाओ उसके कंधे से जाम करते हुए चिरप चिरप करते हुए उसके हाथ में आ जाता है। वो भी चाहता है कि मिंग उसे कुछ दे जिससे वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। मिंग उसकी तरफ देखता और कहता है, लगता है कि तुम्हें भी कुछ अच्छा चाहिए, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचता हूँ।
मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर मेरे पास एक स्क्रोल है जिसके अंदर चोरी करने की टेक्निक्स लिखी हुई है। इसका नाम हीवनली ट्रांसपोर्ट सूत्रा है। अब क्योंकि आपका जो लिटिल बाउस ये चोरी करने में माहिर है, तो इस टेक्निक को मास्टर करने के बाद ये किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से चोरी कर सकता है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे किसी टाइगर को पंख मिल जाए। मिंग लिटिल बाउस से कहता है, लिटिल बाउस ये स्क्रिप्चर तुम्हारे लिए है, इसके अंदर चोरी करने की टेक्निक्स लिखी हुई है, इस टेक्निक को अच्छी तरह से मास्टर कर लो। मिंग उसे कहता है, मुझे लगता है कि अगर तुमने इस स्क्रिप्ट के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है उस सभी को मास्टर कर लिया तो तुम आसानी के साथ 9 ह्यूमंस और 9 होली लैंड्स के अंदर जा सकते हो। यहाँ तक कि तुम ग्राउंड के अंदर से भी बहुत कुछ खजाना लूट कर ला सकते हो। पर इस दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ पर तुम्हें जाने से रोका जा सके। लिटिल बाउ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और चिरप चिरप करते हुए ऊपर की तरफ जंप करता है और उस स्क्रोल को पकड़ लेता है और फिर उस स्क्रोल को चेक करने के बाद उसे ऊपर की तरफ उठाता है और उसे अपने मुंह के अंदर निगल जाता है। मिंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि ट्रेजर हंटिंग माउस किसी भी चीज को कल्टीवेट करने के लिए उसे निगल जाते हैं। उसी वक्त मिंग के दरवाजे पे नॉक होती है। मिंग कहता है, ठीक है अंदर आ जाओ। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है और एक बटलर अंदर आता है। वो बटलर अंदर आने के बाद मिंग से कहता है, मास्टर जीवू जी प्रिंस का पर्सनल बटलर हूँ, तुम मुझे बटलर शैन भी कह सकते हो। मैं यहाँ पर प्रिंस के ऑर्डर पर तुम्हारे लिए एक चांस लेकर आया हूँ क्योंकि प्रिंस ने मुझसे कहा था तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। मिंग उठकर खड़ा हो जाता है और बटलर शैन से कहता है, जी मुझे बताएं आप मुझे यहाँ पर कौन सा मौका देने के लिए आए हैं। बटलर शैन उसे कहता है, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि यहाँ पर प्रिंस के अंदर बहुत सारे पावर कैंप्स हैं। तो उन सारे पावर कैंप में से एक पावर कैंप का नाम डेडली फाइटर पावर कैंप है। वहाँ पर जितने भी फाइटर्स होती हैं उन सभी की सैलरीज बहुत ज्यादा है। बटलर शैन मिंग से कहता है, वहाँ पर इतना ज्यादा पैसा है, हो सकता है कि तुम्हें एक ही दिन में मिलियंस के हिसाब से मार्शल गॉड कॉइन्स मिल जाएं, या फिर हो सकता है कि पूरे साल में तुम ट्रिलियन के हिसाब से मार्शल गॉड कॉइन्स कमा लो। साथ ही वो पीछे की तरफ घूम जाता है और कहता है, हालांकि रिस्क बहुत ज्यादा हाई है लेकिन वहाँ पर पैसा बहुत ही अच्छा है। साथ ही वो मिंग से कहता है, लेकिन हर किसी को इस डेथ कैंप को ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलता। मिंग उस बटलर शैन की बात समझ जाता है और जल्दी से अपने पास से रिंग निकालता है और उसे रिश्वत देते हुए कहता है, ठीक है बटलर शैन मैं ये बात समझ गया हूँ, मुझे वो मौका चाहिए। मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। बटलर शैन जल्दी से आगे बढ़ता है और उसकी रिंग को लेते हुए कहता, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो, हाँ तुम्हें जो मौका जरूर मिलेगा। तुम्हारे जैसे बच्चों की तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा कमी है, चलो मेरे साथ आओ। तो फिर बटलर शैन मिंग को अपने साथ लेकर डेथ कैंप की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट सीन डेथ कैंप का दिखाया जाता है। डेथ कैंप में पहले से 2 फाइटर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। डेथ कैंप का फाइटर और साथ में एक नया आने वाला फाइटर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। असल में नए आने वाले फाइटर ने कमांडर को चैलेंज किया होता है क्योंकि वो कमांडर बनना चाहता था। कमांडर तो यहाँ पर पिछले कई सालों से है। वो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं और बाकी के सभी देखने वाले इस फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। कमांडर भी हालांकि इस फाइट को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है, वो इस फाइट को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। वो आगे बढ़ता है और उस लड़के को पंच मारता है और वो लड़का पीछे की तरफ गिर जाता है। कमांडर उसके सामने खड़ा होकर उसे कहता है, क्या अब तुम्हें समझ आई यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और यहाँ पर तुम्हारा कमांडर कौन है। वो लड़का फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, नहीं मुझे अभी तक समझ नहीं आई, मुझे तुमसे फाइट करनी है, मैं ये साबित करूंगा कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। कमांडर भी हंसते हुए उससे कहते हैं, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, चलो ठीक है मैं तुमसे तब तक फाइट करूंगा जब तक तुम खुद ही हार नहीं मानते। अरे चीयर करने वाले भी कह रहे होते हैं, हाँ कमांडर इसे मार डालो, ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है, इसे लगता है ये तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी हिम्मत कैसे हुई बॉस को चैलेंज करने की। और फिर थोड़ी देर के बाद कमांडर उसके ऊपर लास्ट अटैक करते हैं तो वो लड़का नीचे गिर जाता है। कमांडर उसे कहते हैं, तो आप बताओ क्या अब तुम हार मानते हो या नहीं। वो लड़का इतना पिटने के बाद कमांडर से कहता है, ठीक है कमांडर मैं हार मानता हूँ। फिर कमांडर अपना हाथ उसके सामने करते हैं और कहते हैं, चलो ठीक है अब उठ जाओ। साथ ही वो हंसते हुए उससे कहते हैं, चलो जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ फिर से भी फाइट करना चाहूंगा, फ्यूचर में हम दोनों फिर फाइट करेंगे। वो लड़का भी उठकर खड़ा हो जाता है और कमांडर से कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे फिर से फाइट करूंगा लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के बाद, और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो बॉस की चेयर मेरी होगी, यानी मैं कमांडर बनूंगा। कमांडर हंसते हुए उससे कहता है, हाँ क्यों नहीं, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो ठीक है तुम्हें मैं कमांडर बना दूंगा। तो हमारा मिंग भी वहीं पर आ जाता है। एक बंदा कमांडर से कहता है, कमांडर ये लड़का यहाँ पर नया आया है। कमांडर हंसते हुए आगे बढ़ते हैं और मिंग से कहते हैं, ओह लगता है तो हमारा नया मेंबर यहाँ पर आ गया है, ये तो काफी छोटा है। मिंग उसे कहता है, कमांडर मेरा नाम जीवू जी है, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मेरे साथ अच्छे से पेश आएं। साथ ही वो सोच रहा होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए जब मैं वहाँ पर आया था वहाँ पर भी ऐसा एक सोल्जर बैठा हुआ था और वो भी काफी ज्यादा हंसमुख था, लेकिन वो काफी ज्यादा अच्छे से पेश आ रहा था और ये भी वैसा ही लग रहा है। कमांडर मिंग से कहता है, मेरा नाम हु प्यू है, मैं इस बटालियन का कमांडर हूँ, हम सभी लोग यहाँ पर भाइयों की तरह रहते हैं, तुम्हें यहाँ पर मुझे कमांडर कहने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो मुझे बिग ब्रदर लाओ कह सकते हो या फिर ब्रदर हु प्यू भी कह सकते हो। फिर वो मिंग से कहते हैं, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आसपास का एरिया दिखाता हूँ कि यहाँ पर डिवाइन कैंप में क्या होता है, साथ ही तुम्हें रूल्स भी बता देता हूँ। वो
मिंग को अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तो साथ ही वो मिंग को बताते हैं यहाँ पर हमारे डेथ कैंप में ज्यादा सोल्जर्स नहीं है, मैं शामिल करके टोटल 19 लोग हो गए हैं। कमांडर मिंग से कहते हैं यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं उनमें से ज्यादातर मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर या फिर मार्शल आर्ट्स के गुरु हैं। हमारे अलावा यहाँ पर एक और लड़का है जो कि मार्शल आर्ट्स का मास्टर है और यहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं जिनके बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम्हें उन सारे रूल्स को याद रखना होगा। तो यहाँ पर कमांडर मिंग को इन रूल्स के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर कौन से रूल्स को उसे फॉलो करना है। तो ये सब कुछ हम लोग अपनी नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल यहीं पर इस एपिसोड का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 252 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग डेथ कैंप को ज्वाइन करने के लिए चला जाता है। डेथ कैंप के कमांडर मिंग को कहते हैं चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें डेथ कैंप को घुमा कर लाता हूँ और तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में बताता हूँ। वो उसे बताते हैं कि यहाँ पर हमारे डेथ कैंप में ज्यादा लोग नहीं है, तुम्हें मिलाकर हमारे पास टोटल 19 मेंबर हैं। फिर वो उसे कहते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें ज्यादातर तुम्हारी राम से ज्यादा हायर लेवल के हैं। और साथ ही वो उसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा और सबसे पहले एक रूल है जो कि हम लोगों ने खुद बनाया हुआ है। कमांडर मिंग से कहते हैं अभी तक तुम्हें इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि यहाँ पर हम लोगों की सैलरीज बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जितनी ज्यादा हाई सैलरीज है रिस्क भी उतना ज्यादा है। भी लोग यही देखते हैं कि डेथ कैंप वालों की सैलरीज ज्यादा है, लेकिन हमें यहाँ पर हर रोज मौत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे डेथ कैंप में जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक जिंदा रह पाते हैं। इसी वजह से हमारा पर्सनल रूल ये है कि हम सभी को मिलजुल कर रहना है, हमें यूनाइट होना है। जब तक हम लोग मिलजुल कर रहेंगे हम लोग एक दूसरे को जान बचा सकते हैं, ज्यादा अरसा तक जिंदा रह सकते हैं। फिर कमांडर उसे कहते हैं क्या तुम वहाँ पर उन 4 लड़कों को देख रहे हो, वो 4 लड़के और एक मैं, हम 5 लोग यहाँ पर पिछले 5 साल से हैं, यानी कि हम 5 ही यहाँ पर सबसे ज्यादा अरसे से मौजूद हैं, जबकि बाकी यहाँ पर कितने ही नए लड़के आए और वो सारे मर गए क्योंकि हम सभी ने इसी टैक्टिक को अपनाया, आपस में यूनिटी रखी। हम सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहे हैं। कभी कभी हमारे पर मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं तो हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर उनका सामना करते हैं और एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं और इसी वजह से हम लोग अभी तक सर्वाइव कर पाए हैं। क्योंकि हर टास्क में हमारा सामना बहुत ही पावरफुल बीस्ट मॉन्स्टर्स के साथ होता है और वहाँ पर हमारे लिए सर्वाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से तुम्हें भी इस सबक को अच्छी तरह से याद रखना होगा, तुम्हें भी हमारे साथ मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। इस वक्त उन्हें डेथ मैच के ड्रम्स की आवाज आती है। कमांडर से कहते हैं लगता है कि डेथ मैच स्टार्ट होने वाला है, ये आवाज एरिना से आ रही है, चलो जल्दी से चलते हैं क्योंकि हमारी बारी भी आएगी। लेकिन साथ ही कमांडर को कुछ महसूस होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मिंग से कहते हैं तुम्हें फर्स्ट मैच में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ फर्स्ट मैच को जाकर देखना कि हम लोग कैसे इस अरीना में फाइट करते हैं। क्योंकि कमांडर को उस डेथ अरीना के अंदर से बहुत ज्यादा पावर महसूस हो रही होती है और वो पावर दोनों प्रिंस की बॉडी से निकल रही होती है। क्योंकि वहाँ पर टाई शेंग तो होता ही है, उसके साथ टाई जैन भी होता है जो कि उसका बड़ा भाई है और उनके साथ साथ उनकी प्रिंसेस बहन भी बैठी होती है, रोजविंज की प्रिंसेस, मिंग जिसको पहले से जानता है। और एपिसोड 4 या 5 में मिंग ने उसे थप्पड़ भी खाया था। तो यहाँ पर कहानी सुनाने वाला इस डेथ मैच के बारे में बताता है। कहानी सुनाने वाला कहता है कि इस डेथ मैच को देखने के लिए नोबल्स और प्रिंस यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी डेथ फाइटर्स होते हैं वो टूल्स को यूज नहीं करते, वेपन्स को भी यूज नहीं करते, सिर्फ अपनी फिस्ट और अपनी पावर्स को यूज करते हुए मॉन्स्टर्स का मुकाबला करते हैं। इसी वजह से नोबल्स मैन और अरिस्टोक्रेट यहाँ पर बहुत सारा पैसा बहा देते हैं उनके मैच को देखने के लिए और आपस में बहुत ज्यादा बैटिंग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो डेथ फाइटर्स हैं उनकी रॉम भी काफी लो होती है। लो रॉम के साथ अगर वो मॉन्स्टर के साथ फाइट करेंगे जिनका लेवल काफी हाई होगा, उनकी स्ट्रेंथ काफी जल्दी से बढ़ेगी। यहाँ पर जितने भी नोबल मैन आते हैं वो सारे के सारे अपने पैसे को पानी की तरह बहाते हैं क्योंकि वो दूसरों से अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा पैसा है। वहीं पर अरीना के ऊपर स्टेज लगी होती है जहाँ पर दोनों प्रिंस और उनकी बहन बैठी होती है। टाई शैंग के साथ उसका बटलर खड़ा होता है। वो कहता है प्रिंस, मैंने सुना है कि टाई जैन अपने साथ कुछ बहुत ही स्पेशल डेडली वॉरियर्स को लेकर आया है और उसने कहीं दूसरी जगह से उनको लाया है। तो सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जब भी वो अरीना में फाइट करते हैं तो वो अपने सामने वाले मॉन्स्टर्स को आसानी से मार देते हैं। इसी वजह से आपको काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। पहले भी तो हर बार आप इससे हारते आए हैं तो फिर आपने इस बार इसके इन्विटेशन को क्यों एक्सेप्ट कर लिया है? आपको पता है कि आप इस बार भी हार जाएंगे। टाई शेंग उस बटलर से कहता है तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा बड़ा भाई हमेशा ही मुझसे कम्पीट करना चाहता है क्योंकि उसकी जगह पर मुझे क्राउन प्रिंस बना दिया गया। मैंने भी पिछले कई सालों में बहुत सारे डेडली फाइटर्स को रिक्रूट किया है और यहाँ पर उनकी फाइट्स करवाई है, लेकिन पता नहीं कैसे ये हर बार मुझसे जीत जाता है। टाई शेंग उस बटलर से कहता है लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत ही अच्छे फाइटर को हायर किया है। एक लड़का है जिसने ड्रैगन एलिफेंट को अपने हाथों से ही उठा लिया था, उसके पास 10 मिलियन पाउंड की पावर है।
अगर वो लड़का यहाँ पर इस बार फाइट करेगा तो एक बहुत ही अच्छा शो देखने को मिलेगा। टाइशैन अपने छोटे भाई से कहता है, टाइशियांग मुझे लगता है कि इस बार भी तुम हारने वाले हो। टाइशैंग उसे कहता है, ब्रदर ये बात तो तुम भी जानते हो कि तुम हमारी फैमिली के पैसा को यूज करते हो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है क्योंकि तुम बड़े भाई हो, बस इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने लिए कोई अच्छे डेडली फाइटर्स लेकर आ सकूं। टाइशैन उसे कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो कि मैं यहाँ पर अपने फैमिली के पैसे को यूज कर रहा हूँ जबकि तुम अपना पैसा कमा कर लाते हो। टाइशैंग उसे कहता है, नहीं ब्रदर मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, तुम बहुत ही समझदार हो। वहाँ से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर प्रिंसेस हमें अपने दोनों भाइयों की कहानी सुनाती है। प्रिंसेस कहती है, टाइशैंग के पैदा होने से पहले टाइशैन था जिसे क्राउन प्रिंस बनाया गया था, वो बहुत ज्यादा लकी था क्योंकि उसके पैदा होने के साथ ही उसे क्राउन प्रिंस बना दिया गया और उसकी कल्टीवेशन बेस भी काफी ज्यादा अच्छी थी। लेकिन जब टाइशैंग पैदा हुआ तो टाइशैंग के बारे में भविष्यवाणी की गई कि ये फ्यूचर में एक बहुत ही महान एम्परर बनेगा और एक बहुत ही गिफ्टेड वॉरियर है और इसका टैलेंट टाइशैन से बहुत ज्यादा बढ़कर है। इसी वजह से एम्परर ने फैसला किया कि वो टाइशैन को क्राउन प्रिंस की गद्दी से हटाकर छोटे भाई को क्राउन प्रिंस की गद्दी पर बिठा देंगे। तब से लेकर अब तक टाइशैंग ही क्राउन प्रिंस की गद्दी पर बैठा हुआ है। लेकिन क्राउन प्रिंस की गद्दी चीज ही ऐसी है, उसकी वजह से टाइशैन हमेशा ही अपने भाई से बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है और हमेशा उसको हराने की कोशिश करता है। क्योंकि टाइशैन की कल्टीवेशन इतनी अच्छी नहीं है इसलिए वो डायरेक्टली टाइशैंग के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। इस तरह के कंपटीशन में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। प्रिंसेस कहती है, वैसे मैं बिल्कुल फारिग थी, मेरे पास करने का कुछ नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर नए डिमोनिक बीस्ट को देखने के लिए आ गई कि शायद इन्होंने यहाँ पर नए डिमोनिक बीस्ट को पकड़ कर लाया होगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये दोनों ही बेवकूफ यहाँ पर होंगे और मुझे भी अपने साथ ही मैच देखने के लिए बिठा लेंगे। टाइशैन प्रिंसेस से कहता है, लिटिल सिस्टर तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों में से इस बार कौन जीतेगा? इसके डेडली फाइटर्स जीतेंगे या फिर मेरे मॉन्स्टर्स जीतेंगे? प्रिंसेस हंसते हुए कहती है, बड़े भाई इस बात तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि हर बार तुम ही जीते हो तो इस बार भी तुम ही जीतोगे। साथ ही वो सोच रही होती है, क्या ये दोनों मेरी तरफ अपनी वार को लेकर आ रहे हैं? बाद में ये दोनों मुझसे झगड़ना शुरू कर देंगे कि मैंने एक को फेवर कर दिया। प्रिंस अपने बटलर से कहते हैं, जाओ और जाकर डिवाइन कैंप वालों को बता दो इस बार जो भी यहाँ पर फाइट्स को जीतेगा और मेरी इज्जत बढ़ाएगा उसको 1 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस इनाम में दिए जाएंगे और साथ ही उसे मेरी पर्सनल आर्मी में ज्वाइन करने का मौका भी मिलेगा। मैं उसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लूंगा। वो बटलर उनसे कहता है, ठीक है सर, मैं अभी जाकर उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ। नेक्स्ट सीन हमारा डेडली वॉरियर्स के कैंप के रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे वॉरियर्स रेडी हो रहे होते हैं इस फाइट के लिए। कमांडर अभी भी मिंग के साथ ही खड़े होते हैं और वो उसे अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने किसी बड़े डिमोनिक बीस्ट को हराया है। वो उसे बता रहे होते हैं कि उनका सामना जिस डिमोनिक बीस्ट के साथ हुआ था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और उससे फाइट करने के लिए उन्हें राइट वक्त के ऊपर उसकी वीकनेस को ढूंढना पड़ा और वीकनेस को ढूंढने के बाद उसके ऊपर अटैक किया जाता है ताकि उसे एक ही मूव के साथ मारा जा सके। पिंक कमांडर से कहता है, मैं आपकी बातों को लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। कमांडर से कहता है, सिर्फ बात करने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, हमारे साथ डेडली मैच में जाकर देखो और वहाँ पर कैसे हम लोग डीमन बीस्ट को हराते हैं। उसी वक्त एक नौकर वहाँ पर आता है और प्रिंस का ऑर्डर पढ़कर उनको सुनाता है। वो उनसे कहता है, प्रिंस ने कहा है कि आज जो भी प्रिंस की इज्जत बढ़ाएगा यानी कि अपने सामने वाले मॉन्स्टर को हरा देगा उसे 1 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस का इनाम दिया जाएगा और साथ ही उसे प्रिंस की पर्सनल आर्मी को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। मिंग जी बात सुनते ही बहुत सा हैरान होता है और सोच रहा होता है 1 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस का इनाम कोई छोटा इनाम नहीं है। इतने इनाम के बारे में सुनने के बाद तो कोई भी इस फाइट के लिए हाँ कर देगा। लेकिन वो अपने आसपास देखता है तो वो सारे के सारे वॉरियर्स चुपचाप खड़े होते हैं और कोई भी आगे से किसी तरह का रिएक्शन नहीं देता। नौकर भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डर कर वहाँ से चला जाता है और कहता है, मैंने मैसेज पहुँचा दिया है, बाकी फैसला तुम लोगों ने खुद ही करना है किसने फाइट करनी है। नौकर के वहाँ से चले जाने के बाद मिंग कमांडर से कहता है, कमांडर 1 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस का इनाम तो बहुत बड़ा इनाम है, लेकिन यहाँ पर किसी भी वॉरियर ने उसकी बात सुनने के बाद रिएक्शन क्यों नहीं दिया? क्या तुम सभी को लगता है कि ये रिवार्ड इतना अच्छा नहीं है? कमांडर मिंग से कहते हैं, ब्रदर तुम्हें हमारे रिएक्शंस के बारे में समझना होगा, इतना ज्यादा ये पैसा दे रहे हैं, इतने ज्यादा पैसे को खर्च करने के लिए हमारे पास इतनी लंबी जिंदगी भी तो होनी चाहिए, इतना ज्यादा पैसा रिस्क भी उतना ज्यादा, और प्रिंस हमें 1 ट्रिलियन भी देने का कहेगा हमारा रिएक्शन ऐसा ही रहेगा। कमांडर उन सभी से कहते हैं, तो मुझे शेड्यूल मिल चुका है, आज हमारी टोटल 5 फाइट्स होने वाली है, 3 हमारी सिंगल फाइट्स होंगी, 1 हमारी मल्टी फाइट होगी और 1 हमारी मेली कॉम्बैट होगी। हमारी सबसे पहली गेम में एक 4th लेवल के डिमोनिक बीस्ट को हराना है। उसका नाम अर्थ शेकिंग राइनोसोरस है जो कि स्ट्रेंथ के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम में से कौन उसका मुकाबला करना चाहेगा? पहले मॉन्स्टर को हराने पर 30 मिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस मिलेंगे। वहीं से एक हटा कटा डेथ फाइटर बाहर निकलता और कहता है, बॉस ये काम मुझे करने दो। कमांडर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है और तुम एक काफी हट्टे कट्टे नौजवान हो, ठीक है, ये फाइट तुम्हारी हुई। फिर बॉस उनसे कहता है, हमारे सेकंड राउंड के लिए हमारे पास एक लेवल 4 का डीमन बीस्ट है, इसका नाम फैंटम बीवर है और इसकी स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि ये लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज है और ऊपर से इसके क्लास के अंदर बहुत ही सीवियर पॉइजन होता है। इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना काफी मुश्किल हो सकता है। इसको हराने पर तुम्हें 50 मिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस मिलेंगे। तो
तुम में से कौन इस फाइट को करना चाहेगा? तो एक लड़का जिसका नाम किंग फैंग होता है वो कमांडर से कहता है, कमांडर ये काम मुझे करने दे, मैं ये कर सकता हूँ। कमांडर से कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा है, हम सभी में ज्यादा स्पीड तुम्हारी है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम ही इस मिशन को पूरा करो। तो ठीक है, सेकंड गेम तुम्हारी हुई। फिर कमांडर कहते हैं, तो अब हमारी तीसरी गेम की बारी है। मिंग उसकी बात सुने बगैर ही उसे कहता है, तीसरी गेम के लिए मैं अपना नाम देता हूँ, तीसरा राउंड मैं खेलूंगा। कमांडर चिल्लाकर उसे कहते हैं, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तीसरे राउंड में एक लेवल 5 का डिमोनिक बीस्ट जिसका नाम गोस्ट टाइगर है, स्ट्रेंथ के मुकाबले में, जिसकी स्ट्रेंथ एक मार्शल आर्ट्स के सेंट के बराबर होती है। मुझे लगता है कि तुम उसके साथ फाइट कर सकते हो। जितने भी डीमन बीस्ट हैं उन सभी में वो सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन बीस्ट है। बाकी के सारे वॉरियर्स भी गोस्ट टाइगर का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, क्या वाकई में इस बार फाइट में गोस्ट टाइगर को लाया गया है जो कि 5th लेवल का डीमन बीस्ट है? वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, हमारे जैसा एक आम वॉरियर तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लगता है ये हम सभी को मरवाना चाहते हैं जो इस तरह के एक डीमन बीस्ट को लेकर आए हैं। कमांडर उन सभी से कहते हैं, अब जबकि फाइट तय हो चुकी है तो किसी न किसी को तो फाइट करने के लिए जाना पड़ेगा। हालांकि हम सभी लोग जानते हैं कि हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उस गोस्ट टाइगर को हरा सके, इसीलिए मैं वहाँ पर जाकर गोस्ट टाइगर से फाइट करूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई और मारा जाए। उसके सारे साथी चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहे होते हैं, बॉस तुम ऐसा नहीं कर सकते, गोस्ट टाइगर को तो तुम भी नहीं हरा सकते। अगर तुम वहाँ पर जाओगे और उससे फाइट करोगे तो तुम मारे जाओगे, फिर हम सभी को लीड कौन करेगा? बॉस हम तुम्हें वहाँ पर जाने नहीं दे सकते। मैं से कहता है, बॉस तुम्हारी जगह पर मैं चला जाता हूँ, मैं अपना सेक्रीफाइस देता हूँ। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 252 का एंड करने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर के एपिसोड 253 के साथ हाजिर हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कमांडर उन सभी को बताते हैं कि हमारे तीसरे राउंड में हमारा मुकाबला गोस्ट टाइगर के साथ होने वाला है जो कि एक 5th लेवल का डिमोनिक बीस्ट है और तुम में से कोई भी उसका मुकाबला करने के लायक नहीं है, इसीलिए मैं जाकर उससे फाइट करूंगा। वो सारे ये नहीं चाहते कि बॉस उससे फाइट करने के लिए जाए। वो सारे बॉस से कहते हैं, बॉस प्लीज आप उस गोस्ट टाइगर के साथ फाइट करने के लिए मत जाए क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि आप उसका मुकाबला कर पाएं। कमांडर हंसते हुए उन सभी से कहते हैं, तुम सभी लोग बेवकूफ हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर अगर कोई उस गोस्ट टाइगर को हरा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि तुम सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो मैं ही हूँ। तुम सभी लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो कि उस गोस्ट टाइगर के साथ फाइट करने के दौरान मैं मारा जाऊंगा? तुम लोग ऐसा भी तो सोच सकते हो कि उस गोस्ट टाइगर को हराने पर मुझे एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, मैं बहुत ही जल्दी अमीर हो जाऊंगा। लेकिन वो सारे के सारे उसकी बात सुनने के बाद जरा भी चीयर अप नहीं होते क्योंकि उन्हें पता है कि बॉस इस मैच को नहीं जीत पाएगा। फिर से आगे बढ़ता है और उसे कहता है, बॉस मुझे ये तो नहीं पता कि तुम सभी लोग यहाँ पर किस बार में बहस कर रहे हो, लेकिन मैंने तुम लोगों से कह दिया है कि इस तीसरी फाइट को मैं ही खेलने जाऊंगा, तो ये तीसरी फाइट मेरी है, तुम में से कोई भी नहीं जाएगा। कमांडर उसे कहता है, लगता है कि तुम्हें जिंदगी मौत की जरा भी परवाह नहीं है। मैंने कहा ना कि मुझे भी इस बार में जरा भी श्योर नहीं है कि मैं उस गोस्ट टाइगर को हरा पाऊंगा या नहीं और इस तीसरी फाइट से जिंदा वापस आऊंगा या नहीं। क्या तुम वाकई में ये फाइट करना चाहते हो? मैं कमांडर से कहता, हाँ मैं ये फाइट करना चाहता हूँ और साथ ही मैं इस फाइट को जीतूंगा भी। कमांडर उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं और फिर उसे कहते हैं, चलो ठीक है, अब जबकि तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो ठीक है, हम लोग तुम्हें पूरी सपोर्ट करेंगे क्योंकि मैं तुम्हारा कमांडर हूँ, इसलिए मुझे तुम लोगों पर भरोसा तो होना चाहिए। ठीक है, तुम तीसरी फाइट कर सकते हो। यहीं पर हमारी पहली फाइट स्टार्ट होती है। पहली फाइट के लिए उन्होंने एक बड़े से राइनोसोरस को लाया होता है जो कि एक डीमन बीस्ट है और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। हमारा पहला फाइटर अरीना में चला जाता है, दोनों आमने सामने होते हैं। वो राइनोसोरस भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसको टक्कर मारने लगता है, लेकिन हमारा फाइटर अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उसके सींग को पकड़ लेता है और उसको वहीं पर रोक देता है। हालांकि उसे भी सब में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ लगाना पड़ी होती है, साथ ही वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उसके सींग से पकड़कर उसको ऊपर की तरफ उठाता है और घुमाकर नीचे पटक देता है। देखने वाले सारी बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये वॉरियर तो काफी ज्यादा अच्छा है, इसने एक राइनोसोरस को ऊपर उठाकर पटक दिया। हालांकि राइनोसोरस की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से तो इसे अर्थ शेकिंग राइनोसोरस कहते हैं। तो वो डेथ वॉरियर उस राइनोसोरस को उठाकर नीचे पटक देता है और उसे पलटने के बाद उसके ऊपर जंप करता है और जंप करने के बाद उसके सर के ऊपर पंचेस मारता है ताकि वो वहीं पर मर जाए। और इसी तरह पहला डेथ फाइटर अपनी फाइट को जीत जाता है। टाइजैंग इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने ब्रदर से कहता है, टाइजैन तो अब तुम मेरे फाइटर्स के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे फाइटर्स बेकार हैं? टाइजैन उसे कहता है, क्या तुमने देखा नहीं, तुम्हारे वॉरियर ने बड़ी मुश्किल के साथ इस राइनोसोरस को हराया है। अगर मेरा वॉरियर यहाँ पर होता तो वो तो सिर्फ एक ही पंच के साथ इस
राइनोसोरस का काम तमाम कर देता और तुम इस बात पर इतने खुश हो रहे हो। तुमने सिर्फ एक छोटी सी जीत हासिल की है। चलो अगले मैच में देखते हैं, क्योंकि अभी तीसरी बैटल तो बाकी है जिसमें हम लोग स्पेशल बीस्ट को लाने वाले हैं। टाई शेंग उसे कहता है मुझे पता है तुम कौन से स्पेशल बीस्ट को ला रहे हो, तुम टाइगर गोस्ट की बात कर रहे हो। टाई शेंग उसे कहता है तुमने यहाँ पर गोस्ट टाइगर को लाने का फैसला बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि वो एक 5th लेवल का डिमोनिक बीस्ट है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे पास भी कुछ ऐसे डेडली फाइटर्स हैं जो उसे बहुत ही आसानी से हरा देंगे। टाई शेंग सोच रहा होता है तुम्हें जितना हंसना है हंस लो, लेकिन यहाँ पर मैं ही जीतूंगा। तो पहला वॉरियर अपनी फाइट को जीतने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने कमांडर से कहता है कमांडर मैंने जीत हासिल की और 30 मिलियन मार्शल कॉइन्स अब मेरे हैं। आज रात हम सभी लोग क्लब में चलेंगे और वहाँ पर ड्रिंक्स मेरी तरफ से होंगी। और वो सारी उसकी बात सुनने के बाद खुश हो जाते हैं कि हमें फ्री की ड्रिंक्स मिलने वाली हैं। कमांडर उसे कहते हैं चलो ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ ड्रिंक्स नहीं चाहिए, हम लोग कुनफेंग बिल्डिंग में जाएंगे और वहाँ पर जाकर लड़कियाँ देखेंगे। वॉरियर उनसे कहता है तो ठीक है हम लोग वहीं पर जाएंगे, लेकिन सबसे अच्छी लड़कियाँ मुझे मिलेंगी। तो वो वॉरियर पीछे की तरफ देखता और कहता है किंग फेंग कहाँ पर है, क्या दूसरा मैच स्टार्ट हो गया, क्या वो फाइट करने के लिए चला भी गया है। कमांडर उसे कहते हैं हाँ वो तो पहले ही अपनी फाइट के लिए चला गया है, जैसे तुम अपनी फाइट को एंड करने के बाद यहाँ आ रहे थे वो फील्ड में चला गया था। चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं और जाकर किंग फेंग की फाइट को देखते हैं। अपनी फाइट को जीतने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा। इस वक्त उन्हें बाहर से शोर की आवाज आती है। वो लोग भागते हुए वहाँ पर जाते हैं उस फाइट को देखने के लिए। उस डिमोनिक मॉन्स्टर ने किंग फेंग को अपने मुंह में पकड़ा होता है, उसके दांत उसकी बॉडी के अंदर दंसे होते हैं, इसलिए उस लड़के के बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। सभी लोग आगे बढ़कर उसे रोकने के लिए जाने लगते हैं ताकि उसे बचा सके, लेकिन यहाँ पर रूल्स ऐसे ही है, कोई भी आगे बढ़कर लीडर को बचा नहीं सकता। वो सभी लोग वहीं पर खड़े रहते हैं। वो डिमोनिक बीस्ट अपने मुंह को और ज्यादा बंद करता है और दांतों को उसकी बॉडी के अंदर गड़ाकर किंग फेंग को मार देता है, जबकि उसके बाकी के सारे साथी रोना शुरू कर देते हैं। वो सारे साथी काफी हैरान भी होते हैं और कहते हैं हमारा किंग फेंग स्पीड के मामले में काफी ज्यादा तेज है और उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, लेकिन फिर वो इस डिमोनिक बीस्ट से हार कैसे गया इतनी जल्दी, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कमांडर उन सभी से कहते हैं ठीक है हमारा उदास होना जायज है, क्योंकि हमारा एक और भाई यहाँ से चला गया। हम सभी ने एक डेडली फाइटर बनने को चुना था, इसलिए हम सभी को पता था कि यहाँ पर कभी भी किसी की मौत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ अब जितने भी लोग बाकी बचे हैं वो सभी लोग जिंदा रहें। मैं किसी और की मौत नहीं देखना चाहता, तुम सभी लोग मेरी फैमिली की तरह हो। कमांडर मिंग से कहते हैं जी वो जी अब अगली फाइट तुम्हारी है, तुम्हें वहाँ पर बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी, तुम हमारी फैमिली में नए आए हो और मैं नहीं चाहता कि तुम आज ही आने के साथ ही मारे जाओ। मिंग बॉस से कहता है बॉस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जिंदा वापस आऊंगा। और फिर साथ ही मिंग बड़े स्टाइल के साथ अरीना की तरफ चल पड़ता है, जबकि बाकी सारे वॉरियर्स हैरान होते हैं और कहते हैं अब ये भी जीवू जी ने हमारे बॉस को बॉस कहा, आज से पहले तो ये हमारे बॉस को कमांडर कह रहा था। टाई शेंग के सेकंड वॉरियर के मरने पर टाई जेन बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है मुझे तो लगा था कि तुम्हारे वॉरियर्स इस सारी फाइट्स को जीतने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे फाइटर्स तो बेकार निकले, वो तो एक बीवर मॉन्स्टर को भी नहीं संभाल सकते, हरा वॉरियर तो मारा गया। हमें क्या लगता है कि तुम्हारा अगला वॉरियर गोस्ट टाइगर को हरा सकता है। टाई शेंग उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है। टाई जेन के साथ उसका जो बटलर खड़ा होता है वो प्रिंस से कहता है ग्रैंड प्रिंस जैसा कि मैंने आपसे कहा था ये फाइट्स तो आप ही जीतेंगे, क्या आप रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं या नहीं। टाई जेन उसे कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, हमारी वो पिल्स अच्छे से काम कर रही हैं। असल में ये यहाँ पर इन बीस्ट को ड्रग्स दे रहे हैं जिनसे उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये सब कुछ सिर्फ टाई शेंग को हार दिखाने के लिए कि बड़े प्रिंस की बेइज्जती ना हो। टाई शेंग कहता है इसने पहले मैच को जीत लिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकी के सारे मैच ये हार जाए। बटलर उसे कहता है ग्रैंड प्रिंस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा अगला मैच एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिमोनिक बीस्ट के साथ होने वाला है जो कि एक 5th लेवल का बीस्ट है, और उस गोस्ट टाइगर को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि ये उसको हरा पाएंगे। और ऊपर से हमने उसे ड्रग वाली पिल भी दी हुई है, जैसे ही वो डिमोनिक बीस्ट ड्रग वाली पिल को यूज करेगा उसी वक्त उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और वो अपने सामने वाले फाइटर को मार डालेगा और इससे प्रिंस की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। टाई जेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने बटलर से कहता है चलो देखते हैं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी होती है, तुमने क्या किया है। टाई जेन फिर से हंसते हुए अपने छोटे भाई का मजाक उड़ाते हुए कहता है छोटे भाई फिर से बात वहीं पर आ जाती है, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसी वजह से मैं अपने डेडली फाइटर्स पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता हूँ उनकी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे फाइटर्स बहुत ज्यादा वीक हैं। टाई शेंग उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा होता है और कहता है इसको क्या लगता है कि मैं अपने फाइटर्स पर पैसा नहीं खर्च सकता। टाई शेंग चिल्लाकर अपने बटलर से कहता है अब नेक्स्ट फाइटर कौन है। बटलर उसे कहता है योर हाइनेस तीसरी फाइट के लिए जीवू जी आने वाला है, ये वही लड़का है जिसने ड्रैगन एलिफेंट को उठाया था। टाई शेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है वो लड़का तो वाकई में काम का है, मुझे लगता है कि उस लड़के के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है और वो इस मैच को जीत भी सकता है। तो उस लड़के को बता दो अगर वो इस फाइट को जीत जाता है तो उसे 100 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस दिए जाएंगे। 100 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस का सुनते ही वो बटलर भी चौंक जाता है और कहता है मास्टर क्या आप सच कह रहे हैं, 100 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस, ये तो बहुत ज्यादा है, आप इतने ज्यादा कहाँ से उसे देंगे। टाई शेंग अपने बटलर से कहता है तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज्यादा पैसा किसी को रिवार्ड में नहीं दे सकता।
बटलर कहता है मास्टर आप दे सकते हैं, लेकिन इतना पैसा बहुत ज्यादा है, एक छोटे से मार्शल आर्टिस्ट को इतना पैसा रिवार्ड में देने की क्या जरूरत है। तो फिर नेक्स्ट सीन अरीना का है। गोस्ट टाइगर वहाँ पर अरीना के सेंटर में आ जाता है। तो यही वो 5th लेवल का डिमोनिक बीस्ट है जिसका मुकाबला जीवूजी से होने वाला है। जीवूजी हमारा यानी कि मिंग, वो भी अरीना में आ जाता है। लेकिन जैसे मिंग अरीना में आता है वहाँ पर जितने भी नोबल्स होते हैं वो सारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या कोई मजाक चल रहा है, हम लोग यहाँ पर डेथ फाइट देखने के लिए आए हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे एक बड़े से टाइगर के सामने एक चिकन को डाल दिया गया है। ये लड़का तो सिर्फ मार्शल आर्ट्स का मास्टर है, ये इस 5th लेवल के डिमोनिक बीस्ट को कैसे हराएगा। अगर यहाँ पर कोई मार्शल आर्ट्स का ग्रैंड मास्टर या गुरु भी होता तो वो इसको नहीं हरा पाता, हम सभी का पैसा तो जाया हो जाएगा। टाइजन भी हंसते हुए अपने भाई से कहता है ब्रदर लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने एक छोटे से मार्शल आर्ट्स के मास्टर को गोस्ट टाइगर के साथ फाइट करने के लिए बेच दिया। छोटे भाई क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि एक छोटा सा मार्शल आर्ट्स का मास्टर एक मार्शल आर्ट्स सेंट लेवल के एक टाइगर को हरा सकता है। टाइशेंग अपने भाई से कहता है तुम तो इस बारे में श्योर हो कि एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर इस टाइगर को नहीं हरा पाएगा, तो क्या तुम मेरे साथ बैटिंग करोगे। टाइशेंग उसे कहता है मेरी तरफ से बैटिंग में मैं अपनी पूरी की पूरी वर्मिलियन बर्ड स्ट्रीट को लगाता हूँ जिसके ऊपर मेरी बहुत सारी शॉप्स हैं। बात तुम्हें अच्छी तरह से पता है वहाँ से कितना पैसा आता है। टाइशेंग उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है अपनी पूरी की पूरी दुकानों वाली स्ट्रीट मुझे दे रहा है, वो गली तो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस है और वहाँ से हर महीने बहुत ज्यादा मार्शल गार्ड कॉइंस निकलते हैं क्योंकि वहाँ पर जो शॉप्स हैं वो बहुत ज्यादा चलती हैं। ये बैटिंग में अपनी सारी की सारी शॉप्स को दांव पर लगा रहा है। इसका मतलब ये इस लड़के में कॉन्फिडेंट है कि ये लड़का इस गोस्ट टाइगर को हरा देगा। टाइशेंग अपने भाई से कहता है ब्रदर क्या हुआ, क्या तुम अपने छोटे भाई के साथ बैटिंग नहीं करोगे, कहीं तुम डर तो नहीं गए। टाइशेंग भी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है हालांकि मैं एक प्रिंस हूँ लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर 100 या मिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस को यूज नहीं कर सकता, वो भी बैटिंग में, क्योंकि ये सारे का सारा पैसा तो हमारे ट्रेजर रूम से आने वाला है। टाइशेंग फिर से उसे पंप करते हुए कहता है ब्रदर मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी आंखों ने धोखा दिया है। पहले तो तुम कह रहे थे कि ये लड़का एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर है और इस टाइगर को नहीं हरा पाएगा, तो अब क्या हुआ, तुम्हें बैटिंग करने में इतना डर क्यों लग रहा है, चलो जल्दी करो और बैट करो। टाइजन जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मेरे पास तुम्हारी तरह कोई शॉप्स वाली स्ट्रीट तो नहीं है, लेकिन मेरी कुनफेंग बिल्डिंग ने लास्ट ईयर 40 बिलियन गार्ड कॉइंस कमाए थे और इस साल 80 बिलियन गार्ड कॉइंस कमाए हैं और हर साल मुनाफा डबल होता जा रहा है। मैं अपनी कुनफेंग बिल्डिंग को दांव पर लगाता हूँ। टाइजन प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस तुम इस सभी की गवाह रहना, हम दोनों ने यहाँ पर बैट की है, बैट करने के बाद हम दोनों पीछे नहीं हट सकते। लेकिन हमारी प्रिंसेस तो जीवूजी को घूर घूर कर देख रही होती है और उसकी बात नहीं सुनती। टाइजन कहता है प्रिंसेस तुम कहाँ पर देख रही हो और कहाँ पर खोई हुई हो। वो जल्दी से उसकी तरफ देखती है और कहती है ब्रदर मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली, तुम लोग जहाँ पर बैटिंग कर रहे हो ठीक है, मैं इस बात की गवाह हूँ कि तुम दोनों ने यहाँ पर बैटिंग की है। प्रिंसेस जीवूजी की तरफ देखती है और सोच रही होती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि इस बंदे की शक्ल और इसकी प्रेजेंस बिल्कुल मिंग के साथ मिलती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो कैसे हो सकता है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 253 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 254 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था टाइशेंग और उसके भाई टाइशेंग के दरमियान में एक बैटिंग सेट हो जाती है और इस बैटिंग के लिए वो गवाह के तौर पर अपनी बहन से कहते हैं कि तुम इस बात की गवाह रहना कि हम दोनों ने यहाँ पर बैटिंग की है। प्रिंसेस जो कि अभी भी मिंग की तरफ घूर घूर कर देख रही होती है वो उनसे कहती है अच्छा ठीक है, मैं इस बात की गवाह रहूंगी कि तुम दोनों में से कोई भी अब पीछे नहीं हट सकता। साथ ही वो सोच रही होती है मुझे ये बंदा इतना ज्यादा जाना पहचाना क्यों लग रहा है, ये बिल्कुल उस लड़के मिंग जैसा क्यों दिखाई दे रहा है जिसने मैजिकल रिवर एरिया के अंदर डीमन गार्ड से मेरी जान बचाई थी। प्रिंसेस के साथ उसकी जो नौकरानी खड़ी होती है वो उसे कहती है प्रिंसेस जब से ये मैच स्टार्ट हुआ है और जो बंदा यहाँ पर आया है आप उसी वक्त से इस लड़के को घूर घूर कर देख रही है, कहीं आपको ये लड़का पसंद तो नहीं है। प्रिंसेस वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इसकी तरफ इसीलिए देख रही हूँ, मुझे लगा शायद मैं इसको जानती हूँ, ये किसी ऐसे की तरह दिखता है जिसको मैं पहले से जानती हूँ। प्रिंसेस उसे कहती है तो आपके कहने का क्या मतलब है, क्या ये बंदा बिल्कुल उसी बंदे जैसा दिखता है जिसने मैजिकल रिवर एरिया के अंदर आपकी जान बचाई थी, जिसके बारे में आप हमेशा ही बात करती रहती है। प्रिंसेस उसे कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है क्योंकि मैंने काफी अरसे से उसके बारे में नहीं सुना। तो फिर हमारी बैटल स्टार्ट होने वाली है। गोस्ट टाइगर बड़ी जोरदार रोर लगाता है, मिंग उसके सामने खड़ा होता है। मिंग बड़े ही एक्शन के साथ उसे अपने हाथ से इशारा करता है और कहता है तुम मुझे खाना चाहते हो तो फिर आ जाओ। गोस्ट टाइगर जल्दी से अपने क्लॉ को उठाता है और मिंग के ऊपर एक पंजा मारता है, लेकिन जैसे ही वो मिंग के ऊपर अपने क्लॉ से अटैक करता है मिंग अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए ऊपर की तरफ जंप करता है और साइड की तरफ से होते हुए अपने हाथ के अंदर अपनी 10 मिलियन पाउंड की पावर को इकट्ठा करता है और सिर्फ एक ही पंच उसे मारता है। तो जैसे ही मिंग उसे एक पंच मारता है तो वहाँ पर ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होता। देखने वाले सारी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये क्या, इस लड़के को लगता है कि शायद ये सिर्फ एक ही पंच के साथ गोस्ट
गोस्ट टाइगर को हरा सकता है। इस लड़के को तो यहाँ से भागना चाहिए था, लेकिन इस लड़के की हिम्मत तो देखो, ये यहाँ पर फाइट बैक कर रहा है। ये तो सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स का छोटा सा मास्टर है, इसके पास जितनी स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कि इतनी स्ट्रेंथ के साथ गोस्ट टाइगर को इसने सिर्फ गुदगुदी ही की होगी। प्रिंस टाइजन भी हंसना शुरू कर देता और कहता है, छोटे भाई तुम तो शर्त को हार चुके हो, क्या तुम्हें यही लड़का मिला था इस गोस्ट टाइगर से फाइट करने के लिए? हालांकि मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ कि तुम्हारा ये फाइटर काफी ज्यादा कर्जियस है, जहाँ से भागने की बजाय इसने फाइट करने का सोचा, लेकिन इसे पता होना चाहिए कि इसका अपोनेंट कौन है। लेकिन फिर साथ ही प्रिंस वहीं पर सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि मिंग ने उस टाइगर को जो पंच मारा होता है उसका असर बाद में होता है। वो टाइगर वहीं पर गिर जाता है और गिरने के साथ ही मर जाता है। अब वहाँ पर पहले जो लोग मिंग के बारे में कह रहे थे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, को यहाँ से भाग जाना चाहिए और इसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब वो सारी बातें कर रही होती है, लगता है कि ये गोस्ट टाइगर फेक है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर एक टाइगर को कैसे हरा सकता है जो कि एक 5th लेवल का डिमोनिक बीस्ट है? हमें यहाँ पर बेवकूफ बनाया गया, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। प्रिंस टाइजन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बटलर से कहता है, क्या यही रिजल्ट्स की बात कर रहे थे? मैंने तुमसे कहा भी था कि आज तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। बटलर कहता है, लेकिन प्रिंस मैंने इस गोस्ट टाइगर को वो पिल खिलाई हुई थी, लेकिन उस पिल को असर करने के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट चाहिए थे। लेकिन ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने बैटलफील्ड में आते ही मैच के स्टार्ट होते ही एक ही पंच के साथ उसको मार डाला। उस बेचारे गोस्ट टाइगर की बॉडी के अंदर जो बूस्ट करने वाली पिल थी वो तो एक्टिवेट ही नहीं हो पाई। इस सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है। प्रिंस टाइशेन का वॉरियर ही स्ट्रॉन्ग है। प्रिंस टाइशेन कहता है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर हार चुका हूँ, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं सकता। वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, छोटे भाई मुझे लगता है कि ये लड़का जो कि एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर है, ये यहाँ पर किसी स्पेशल ट्रिक को यूज कर रहा है। इसने यहाँ पर चीटिंग की है, वरना ये इस तरह गोस्ट टाइगर को नहीं हरा सकता था। इसलिए तुम्हारे लिए इस चीटर को मैं सजा दूंगा। वो अपने बटलर से कहता है, जाओ जाकर इसे मार डालो। उसका बटलर जल्दी से गायब होकर मिंग को मारने के लिए चला जाता है, जबकि टाइशेन भी अपने बटलर को इशारा करता है कि जाओ जाकर उसको बचाओ। वो भी गायब होकर वहाँ पर चला जाता है। मिंग जो कि अरीना के सेंटर में अपनी जीत के बाद खड़ा होता है, उसी वक्त वो बटलर जो कि टाइशेन का होता है, वो मिंग के पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक करने लगता है ताकि उसे मार सके। उसी वक्त वहाँ पर दूसरा बटलर भी आ जाता है जो कि टाइशेन का है। वो उसके पंच को रोक लेता है। वो दोनों ही वहाँ पर अपनी पावर्स को टकराते हैं। तो ये दोनों बटलर सिर्फ बटलर्स ही नहीं है, बल्कि ये दोनों ही मास्टर्स हैं और इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। देखने वाले भी सारे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या ये आपस में फाइट कर रहे हैं? लगता है कि ये प्रिंस की आपस की फाइट है, यहाँ पर बटलर्स फाइट करेंगे। टाइशेन कहता है, इसका रिएक्शन तो बहुत ज्यादा तेज है। इसने पहले ही अपने बटलर को वहाँ पर भेजकर उस लड़के को बचवा लिया, लेकिन अगर मेरे पास में होता तो मैं तो उसको कब का मार डालता। लगता है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे अपनी बैट को हारनी पड़ेगा। टाइशेन अपने बटलर से कहता है, ठीक है वापस आ जाओ, और उसका बटलर वापस आ जाता है, जबकि टाइशेन का बटलर अभी वहीं पर खड़ा होता है। मिंग उसे कहता है, क्या हुआ? तुम यहाँ पर किस लिए आए हो और अब तुम क्या करने वाले हो? वो बटलर मिंग से कहता है, ग्रैंड प्रिंस का बटलर यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया था, जबकि प्रिंस टाइशेन ने मुझे ऑर्डर्स दिए थे तुम्हें बचाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, बस इतना ही और कुछ नहीं। अब तुम वापस जा सकते हो। जबकि मिंग भी सोच रहा होता है, बहुत ज्यादा खतरा था, जबकि मुझे पता था कि मेरे पीछे कोई अटैक करने के लिए आ चुका है। अपनी जान बचाने के लिए मुझे अपनी रियल ड्रैगन की बॉडी को रिलीज करना पड़ना था। टाइशेंग अपने बड़े भाई से कहता है, ब्रदर अब ये क्या बात हुई? क्या तुम मेरे वॉरियर्स को भी कंट्रोल करना चाहते हो? ये मेरे वॉरियर्स हैं, इनका फैसला मैं करूंगा कि इनके साथ क्या करना है। तुम शर्त को हार चुके हो, अब अपनी अल्फाज से पीछे नहीं हट सकते। टाइशेंग उसे कहता है, ठीक है, मुझे पता है मैं शर्त को हार चुका हूँ, मेरी कुनफेंग बिल्डिंग को ले सकते हो, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जबकि उसके जाने के बाद टाइशेंग बहुत ज्यादा खुश होता है और वो हंस रहा होता है, क्योंकि उसने पहली बार टाइशेंग को हराया है। टाइशेंग के वहाँ से चले जाने के बाद वो बटलर आगे बढ़ता है और प्रिंस से कहता है, प्रिंस टाइशेंग, आपने कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले कहा था कि जो भी इस टाइगर को हराएगा आप उसे 100 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस देंगे। क्या वाकई में इस लड़के को इतनी ज्यादा गार्ड कॉइंस देंगे? ये रकम बहुत ज्यादा है। टाइशेंग उसे कहता है, मेरा भाई यहाँ से चला गया है और वो हार चुका है। जो कुछ मैंने तुमसे कहा था उस बात की कोई भी वैल्यू नहीं है। और रही बात उस रिवार्ड को देने की, तो मुझे पता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि तुम्हें क्या करना है, खुद ही डिसाइड कर लो कि क्या करना है। वो बटलर प्रिंस से कहता है, ठीक है मास्टर, मुझे पता है मुझे क्या करना है। फिर टाइशेंग भी वहाँ से चला जाता है, जबकि प्रिंसेस अभी वहीं पर बैठी होती है। प्रिंसेस ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और काफी ज्यादा खुश भी होती है। प्रिंसेस कहती है, इस लड़के ने अभी अभी यहाँ पर अपने फ्लैश टैप को यूज किया है, यही वो फ्लैश टैप है जिसको यूज करते हुए इसने कल रिवर एरिया के अंदर मेरी जान बचाई थी। उस वक्त इस लड़के की ये वाली फुटवर्क टेक्निक इतनी ज्यादा स्पेशल नहीं थी, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब इसकी स्पीड पहले से ज्यादा बेहतर हो चुकी है। मुझे लगता है कि ये वही है, क्योंकि इस लड़के की रिजेम्बलेंस उससे बहुत ज्यादा है। कि उसके साथ जो उसकी नौकरानी खड़ी होती है वो सोच रही होती है, मैंने प्रिंसेस को इतनी अरसे के बाद इतना ज्यादा खुश देखा है। प्रिंसेस अपनी नौकरानी से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ और अगर पॉसिबल हो तो इसे प्रिंस के जंगल से बाहर निकलवाओ और मुझे मिलने के लिए लेकर आओ। नेक्स्ट सीन में मिंग वापस जाता है तो वो बटलर उसके पास आता है। वो बटलर उसके पास आकर उसे कहता
कहता है प्रिंस ने कहा था कि तुम्हें 100 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस इनाम में दिए जाएंगे। साथ ही वो अपने पास से एक स्टोरेज रिंग भी मिंग को देता है। मिंग उस स्टोरेज रिंग को घूर घूर कर देख रहा होता है। बटलर उसे कहता है ये तुम्हारा इनाम है, तुम इतने खुश क्यों नहीं लग रहे, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? मिंग उस रिंग की तरफ देखकर सोच रहा होता है 100 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस, ये बहुत ज्यादा रकम है। अभी प्रिंस ऐसे ही किसी को इतना बड़ा इनाम नहीं देगा, और अगर मैंने ये पैसे एक्सेप्ट कर लिए तो उसके बाद मुझे लगता है कि प्रिंस मुझे मार डालेगा क्योंकि उसे उसके पैसे वापस चाहिए होंगे। मिंग थोड़ी देर सोचने के बाद बटलर से कहता है सर मैं आपका ये तोहफा नहीं ले सकता, हालांकि ये एक तोहफा है लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा है। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि प्रिंस ने मुझे वहाँ पर अपने सामने बैटल करने का मौका दिया, इसलिए प्लीज आप इसको वापस ले लें। बटलर तो जैसे इसी मौके के इंतजार में था, वो जल्दी से उसके हाथ से वो रिंग वापस ले लेता और कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ये तो एक इनाम है। ठीक है तुमने वहाँ पर बैटल तो की है, चलो ठीक है इसमें से कुछ तो रख लो। आदि बटलर सोच रहा होता है मैं तो इस लड़के को एक सीक्रेट रिमाइंडर देने वाला था, क्योंकि अगर ये पैसों को एक्सेप्ट कर लेता तो मुझे प्रिंस की ऑर्डर से इसे मारना पड़ता, लेकिन अब जबकि ये लड़का खुद ही बहुत ज्यादा समझदार है, चलो ठीक है इसे कुछ ऑफर करते हैं। मिंग से कहता है सर मैं आपसे ज्यादा कुछ तो नहीं ले सकता, अगर आप वाकई में मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं तो आज की ड्रिंक्स के पैसे आप दे देना और खाने का बिल दे देना, इतना तो आप कर ही सकते हैं, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बटलर अपने पास से एक रिंग निकालता है, मिंग को देते हुए कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हुआ। इस रिंग के अंदर 5 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस है, ये तो तुम रख ही सकते हो, तुम्हारे काम आएंगे। साथ ही तुम्हें दूसरे इनाम के बारे में भी तो याद ही होगा, आज के बाद तुम डेथ कैंप को छोड़कर जा रहे हो और कल से तुम्हें प्रिंस की पर्सनल आर्मी ज्वाइन करनी है। तुम्हारे इस डेथ कैंप के मुकाबले में प्रिंस की पर्सनल आर्मी वालों का काम बहुत ज्यादा अच्छा है, वो जॉब तुम्हारे लिए ठीक रहेगी, वहाँ पर मौत का रिस्क भी कम है, इनाम भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मिंग उस बटलर के वहाँ से जाने के बाद सोच रहा होता है आखिर प्रिंस मुझे इतनी आसान जॉब क्यों देना चाहता है, जबकि वहाँ पर किंग फैंग की मौत हुई तो उस वक्त उसकी आंखों में जरा भी तरस नहीं था, यानी कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए, उससे उसकी मौत से जरा भी फर्क नहीं पड़ा, हालांकि वो उसका एक वॉरियर था। मेरे ऊपर इतने ज्यादा एहसान क्यों किए जा रहे हैं, मेरी कल्टीवेशन अच्छी है शायद इसी वजह से। एक सीन उनके कैंप एरिया का दिखाया जाता है, मिंग अपने डेथ कैंप में वापस जाता है तो कमांडर वहाँ पर किंग फैंग की लाश को रखकर बैठे होते हैं और बाकी के सारे वॉरियर्स भी काफी ज्यादा उदास होते हैं क्योंकि उनका एक दोस्त मरा है, उसे अपनी फैमिली की तरह ही मानते थे। मिंग भी वहीं पर आ जाता है, में से एक लड़का आगे बढ़ता है और बॉस से कहता है बॉस मेरी इस रिंग के अंदर 3000 मार्शल गार्ड कॉइंस हैं, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लें और किंग फैंग की फैमिली को भेज देना। बाकी के सारे भी आगे बढ़ते हैं और अपनी अपनी रिंग्स देते हुए कहते हैं बॉस हमारे पास ज्यादा तो नहीं है, किसी के पास 10,000 होती है तो किसी के पास 20,000 होती है। वो अपने अपने मार्शल गार्ड कॉइंस उसे दे देते हैं और कहते हैं कि आप किंग फैंग की फैमिली को भिजवा देना ताकि उसकी फैमिली स्कूल से रह सके। कमांडर उन सभी से कहते हैं किंग फैंग का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा वीक है, यानी कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अगर हम लोग उन्हें इतने सारे पैसे डायरेक्टली दे देंगे तो वो लोग इन पैसों को संभाल नहीं पाएंगे और कोई भी उनसे ये पैसे छीन सकता है। तुम लोग जितने भी पैसे दे रहे हो मैं इन सारे पैसों को जमा करके किंग फैंग की फैमिली के लिए कोई ऑफिशियल पोजीशन को हायर करूंगा, यानी कि उन्हें कोई अच्छी सी जॉब दिलवा दूंगा जिससे उनका रैंक हाई हो सके, इस तरह उनकी महीने की आमदनी भी होती रहेगी। मिंग भी आगे बढ़ता और कहता है मेरी इस रिंग के अंदर 1 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस हैं, इसमें से 100 मिलियन मार्शल कॉइंस किंग फैंग की फैमिली को दे दिए जाए और बाकी के सभी तुम सभी लोग आपस में डिवाइड कर लो। कमांडर उसे कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, हम लोग तुमसे ये पैसे कैसे ले सकते हैं, तुमने वहाँ पर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर ये सारे पैसे कमाए हैं। मिंग कमांडर से कहता है कमांडर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो अपनी रिंग कमांडर के हाथ में रखता है और कहता है रिंग को आप रख सकते हैं, अगर आप मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं तो प्लीज इसको रख लें, क्योंकि आपको पता है कि मैं आज इस डेथ कैंप को छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रमोशन हो गई है, मैं प्रिंस के पर्सनल गार्ड्स की आर्मी में जाने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम सभी भाइयों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और मिंग के जाने से काफी ज्यादा उदास होते हैं। मिंग उनसे कहता है हालांकि मैंने यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टाइम स्पेंड किया है लेकिन तुम सभी का मैं भाई बन चुका हूँ, ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, अगर तुम लोगों को मेरी कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हें प्रिंस की पर्सनल आर्मी में मिलूंगा, वहाँ पर आकर तुम लोग मुझसे मिल सकते हो। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 254 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 255 के साथ हाजिर हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपने डेथ कैंप के आर्मी के लोगों के पास वापस जाता है और उन सभी को अपने पास से एक रिंग देता है जिसके अंदर 1 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस होते हैं। वो उन सभी से कहता है तुम सभी लोग इसको आपस में बांट लेना क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रमोशन हो गई है। और वो सारी इस बात से काफी उदास होती है। मिंग उनसे कहता है अगर तुम लोगों को मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हें प्रिंस की पर्सनल गार्ड आर्मी में मिलूंगा, वहाँ पर आकर तुम लोग मुझसे मिल सकते हो। कमांडर मिंग से कहते हैं अगर मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊँ तो हमारे किंग फैंग के मरने के बाद बाकी के सारे भाई बहुत ज्यादा उदास है और
हम सभी ने एक सीक्रेट ऑपरेशन करने का फैसला किया है। इससे हमारे पास नया बैच आएगा। हम सभी लोग एक एक करते हुए इस बैच को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग डेथ कैंप में नहीं रहेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं मरना। हम लोग जाकर कोई और काम शुरू करेंगे। मिंग उनसे कहता है, तो क्या तुम लोगों ने यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सोचा है? अगर तुम लोगों ने कोई रास्ता सोच लिया है और तुम यहाँ से निकल भी जाते हो तो प्रिंस से बचने के लिए तुम सभी लोग इस डायनेस्टी को छोड़कर किंगलॉन्ग डायनेस्टी की कैंगजोन सिटी में चला जाना। वहाँ पर सिटी के अंदर मेरा एक भाई है जिसका नाम जी जॉन बिंग है, उससे जाकर मिलना। वो तुम्हें रहने के लिए जगह भी देगा और काम भी देगा। कमांडर आगे बढ़ते हैं और उसे कहती है, ठीक है ब्रदर जीबू जी, मुझे ये नाम याद रहेगा। तुम्हारे भाई का नाम जी जॉन बिंग है और वो कैंगजोन स्ट्रीट में रहता है। ठीक है, हम लोग उससे मिलने के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें यहाँ से निकलना होगा। हम लोग यहाँ से जरूर निकलेंगे। तो फिर मिंग उन सभी को गुड बाय बोलने के बाद प्रिंस की पर्सनल आर्मी में चला जाता है। प्रिंस की पर्सनल आर्मी में भी काफी ज्यादा सोल्जर्स होते हैं। मिंग वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर पहले से सोल्जर मौजूद होते हैं और इनमें से एक ना एक तो होता ही है जो कि मिंग को बुली करेगा। मिंग जैसे ही वहाँ पर जाता है तो वो सारी आपस में बातें कर रही होती हैं। नया लड़का यहाँ पर आ गया है और लगता है ये डेथ कैंप से यहाँ पर आया है। यानी इस तरह के डेथ कैंप के लो लाइफ के लड़के को यहाँ पर प्रमोट क्यों किया गया है? क्योंकि ये आर्मी इस लड़के के लिए नहीं है। इनमें से एक कहता है, डेथ कैंप में तो गुलामों को रखा जाता है और उन सभी को प्रिंस के कुत्तों की तरह ट्रीट किया जाता है। ये प्रिंस के पर्सनल गार्ड्स में कैसे आ गया? और ऊपर से इसकी मार्शल आर्ट्स की राम भी बहुत ज्यादा लोअर है। ये सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर है। यही पर इस गार्ड आर्मी का जो कैप्टन है उसका छोटा भाई आगे बढ़ता है और मिंग से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? मिंग उसे कहता है, मेरा नाम जी वूजी है। पहले मैं डेथ कैंप में हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर एक बैटल को जीतने पर प्रिंस ने मेरे मेरिट्स को देखा और उसके बाद मुझे पर्सनल गार्ड आर्मी में भेज दिया। तो इस लड़के का नाम डुआन किंग होता है। डुआन किंग अपने पास एक रिंग निकालता है और मिंग को देते हुए कहता है, ये तुम्हारी अकोमोडेशंस है, इसके अंदर तुम्हारे लिए सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं और जो कुछ भी तुम्हें पर्सनल गार्ड आर्मी में मिलने वाला है वो सब कुछ इसमें है। मिंग जैसे ही उस रिंग को चेक करता है तो उसके अंदर सिर्फ कचरा पड़ा होता है, टूटी हुई तलवारें और कुछ पुराने से मटेरियल्स होते हैं और कुछ पुराने कपड़े होते हैं। मिंग ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और साथ ही उस रिंग को मुट्ठी बंद करते हुए तोड़ देता है और कहता है, मुझे तो लगा था कि रोजविंड डायनेस्टी के प्रिंस की पर्सनल गार्ड वालों को अच्छे इक्विपमेंट्स मिलते होंगे, लेकिन तुम लोग तो यहाँ पर मुझे कचरा दे रहे हो। अगर मुझे इसी तरह का कचरा मिलना है तो इससे अच्छा तो मैं डेथ कैंप में ही था। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और मिंग पीछे की तरफ मुड़ जाता है। वहाँ से डॉन किंग काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो यहाँ पर अपने बिहार पर सब कुछ कर रहा है और उसने ये रिंग भी मिंग को टीज करने के लिए दी थी। जैसे ही मिंग वापस की तरफ मुड़ता है वो कहता है, मुझे इसे यहीं पर रोकना होगा। अगर ये चला गया और प्रिंस को इस बारे में पता चल गया तो वो तो मुझे आर्मी से निकाल देगा या फिर मुझे मरवा देगा। डॉन किंग जल्दी से आगे बढ़ता है और मिंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, ब्रदर तुम कहाँ पर जा रहे हो? जरा रुको, कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर नहीं कर पाओगे। का रिजल्ट बहुत ही बुरा होने वाला है। तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते। मिंग गुस्से के साथ उसे कहता है, मेरे कंधे के ऊपर कोई भी इस तरह हाथ नहीं रख सकता, पहले तुम्हें मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। डॉन किंग उसे कहता है, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? मैंने तो तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दिया है, चलो अब दिखाओ तुम क्या कर सकती हो। उसी वक्त डॉन किंग के हाथ के ऊपर पॉइजन चढ़ जाता है। वो चिल्लाना शुरू कर देता है। डॉन किंग जल्दी से पीछे की तरफ गिर जाता है और अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पॉइजन देने की? ये सारे लड़के भी आगे बढ़ते हैं और मिंग पर अटैक करते हैं और कहते हैं, ने हमारे डॉन किंग को पॉइजन दिया है, चलो इसको अच्छा सबक सिखाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचते हैं उसी वक्त उन सभी की बॉडी के अंदर भी पॉइजन फैल जाता है और वो लोग वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। मिंग की गार्ड मदर ने तो उसको एक स्पेशल पावर दे दी है, किसी की नजर में आए बिना उन सभी को पॉइजन दे सकता है। वाली टेक्निक वैसे काफी ज्यादा अच्छी है। वो सारी अपनी अपनी बॉडीज की तरफ देख रही होती है और कहते हैं, इस लड़के ने हमें पॉइजन कब दे दिया? ये लड़का तो बहुत ज्यादा होशियार है, यहाँ पर आते ही सबसे पहले इसने हमें पॉइजन दिया है। और वो जल्दी से अपने पास से अपनी पिल्स निकालते हैं और खाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनकी पिल्स काम नहीं कर रही होती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये पॉइजन कौन सा है। मिंग का पॉइजन तो बहुत ज्यादा स्पेशल है। डॉन किंग कहता है, मेरी इस डिटॉक्सिफिकेशन वाली पिल के साथ भी मैं इस पॉइजन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा, पता नहीं ये कौन सा पॉइजन है। वो आगे बढ़ता है और मिंग से कहता है, मैं अपनी हार मानता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और हमें इसका एंटीडोट दे दो। और फिर साथ ही वो मिंग को धमकी भी देता है और उसे कहता है, शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता, मेरी पर्सनल गार्ड आर्मी का जो कैप्टन है उसका नाम डॉन जी है और वो मेरा बड़ा भाई है। अगर तुमने यहाँ पर मुझे कुछ भी किया, मैं यहाँ पर मर गया पॉइजन से, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन मिंग आगे बढ़ता है और उसके सर पे अपना पाँव रखते हुए उसे नीचे की तरफ दबा देता और कहता है, क्या तुम कोई बेवकूफ हो? क्या तुम में से किसी ने यहाँ पर मुझे तुम्हें पॉइजन देते हुए देखा है? तुम सभी लोग तो मेरे पर बस ऐसे इल्जाम लगा रहे हो। मैं तो यहाँ पर नया आया हूँ, मैं यहाँ पर आते ही तुम सभी को पॉइजन कैसे दे सकता हूँ? मैं तो तुम लोगों को जानता भी नहीं हूँ। ऊपर से मेरी मार्शल आर्ट्स की रैंक भी तुम सभी से बहुत ज्यादा लोअर है। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि मार्शल आर्ट्स के मास्टर ने तुम्हारे जैसे मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर को पॉइजन देकर मार दिया। अब मैं यहाँ पर आया तो तुम सभी लोगों को पहले किसी ने पॉइजन दे दिया था। मैं तो यही बात सभी को बताने वाला हूँ। डॉन किंग बेचारा बहुत ज्यादा रो रहा होता है और कहता है, तुम वाकई में यहाँ पर हमें मारने वाले हो। उसी वक्त डॉन किंग का बड़ा भाई डॉन जी भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, नहीं लड़के, ठीक है, बस बहुत हुआ, मैंने सब कुछ देख लिया है। मुझे पता है कि इन सभी ने तुम्हारे साथ गलत किया है। मैं इस पर्सनल गार्ड आर्मी का कमांडर हूँ, नाम डॉन जी है। मेरे भाई ने तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। अपने भाई और बाकी के सारे गार्ड्स की तरफ से मैं तुमसे माफी
माफी चाहता हूँ, इसलिए प्लीज इन सभी को इस पॉइजन का तोड़ दे दो ताकि ये सभी लोग ठीक हो सके। मिंग कमांडर से कहता है ठीक है कमांडर, आप क्योंकि मुझे एक अच्छे इंसान दिखाई देती है इसलिए मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो करता हूँ। साथ ही मिंग सोच रहा होता है ये दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, लेकिन इन दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। एक भाई अच्छा है और दूसरा भाई बहुत ज्यादा बदतमीज है। मिंग साथ ही अपने मुंह से एयर निकालता है और उस एयर की मदद से उन सभी की बॉडीज को न्यूट्रलाइज कर देता है। वो सारी हैरान होती है और कहती है कि पॉइजन की मास्टरी तो वाकई में कमाल की है। इस तरह की टेक्निक को ये कहीं पर बैटलफील्ड में यूज करेगा तो सामने वाले सोल्जर्स को एक ही झटके में मार देगा। ये लड़का तो वाकई में बहुत बड़ा जीनियस है, शायद इसी वजह से प्रिंस इसे अपनी पर्सनल गार्ड आर्मी में लेकर आए हैं। डांसी मिंग से पूछता है तुमने जो पॉइजन की मास्टरी कहाँ से सीखी है, तुम्हारी पॉइजन की टेक्निक्स तो काफी ज्यादा अच्छी हैं। मिंग उसे कहता है अपनी अर्ली एज में मुझे एक सीक्रेट बुक मिली थी जो कि पॉइजन बनाने के बारे में थी, तो मैंने उस सारी की सारी बुक को याद कर लिया और सारी टेक्निक्स भी मुझे आती हैं। डांसी उसे कहता है अब मुझे इस बात से जरा भी हैरानी नहीं है कि डेथ कैंप से तुम्हें यहाँ पर सीधा पर्सनल गार्ड आर्मी में क्यों भेजा गया, कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़के हो। डांसी अपने भाई की तारीफ करते हुए उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि मेरा भाई बहुत ज्यादा बेकार है और कभी कभी इस तरह की हरकतें कर देता है, लेकिन अगर तुम उसकी बुरी आदतों को छोड़ दो तो इसके अंदर काफी अच्छी बातें भी हैं, तुम दोनों आपस में दोस्त बन सकते हो। मिंग उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है मैं और इसका दोस्त, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये बहुत ही कमीना है। फिर साथ ही डांसी अपने भाई से कहता है डॉन किंग अपने ब्रदर जी को अपने साथ लेकर जाओ और इसे रहने के लिए घर दो, साथ ही इसे वो स्टोरेज रिंग दो जो कि हम लोग नए आने वाले लड़कों को देते हैं और सारे का सारा सामान भी। डॉन किंग कहता है ठीक है भाई, क्योंकि तुमने ऑर्डर दे दिए हैं तो मैं ऐसे ही करूंगा, ताकि वो ऐसा करना नहीं चाहता। फिर वो मिंग को लेकर एक घर के सामने जाता है और कहता है आज के बाद ये वाला घर तुम्हारा है और तुम इसी घर में रहोगे, बाकी की सारी चीजें तुम्हारे घर के अंदर पहले से रख दी गई है, तुम्हारी एडवांस सैलरी और साथ ही तुम्हारे इक्विपमेंट्स भी अंदर ही पड़े हुए हैं। मिंग उसे कहता है अच्छा ठीक है और फिर उसको इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है। वो लड़का चिल्लाकर उसे कहता है लड़के अगर दोबारा मेरे साथ फिर से इस तरह से पेश आए तो फिर अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो तुमने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया था अपने पॉइजन के साथ। और फिर वो चिल्लाता हुआ वहाँ से चला जाता है। मिंग उसके जाने के बाद अपने रूम में वापस आ जाता है और अपने रूम में वापस आने के बाद मिंग गार्ड्स की डिटेल के बारे में पढ़ रहा था। मिंग कहता है यहाँ पर हमारी सैलरी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, डेथ कैंप में सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी है लेकिन यहाँ पर रिस्क काफी कम है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा काम करने को नहीं है, सिर्फ प्रिंस के पर्सनल ऑर्डर्स को फॉलो करना है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग प्रिंस को खुश करेंगे और उसके पर्सनल कामों को पूरा करेंगे तो वो हमें रिवार्ड देगा, जितने ज्यादा वो रिवार्ड देना चाहे उतने ज्यादा वो दे सकता है, लेकिन इसके बदले में मुझे लगता है कि वो हमसे अपने सारे काले काम करवाएगा, जैसे कि किसी की असैसिनेशन हो गई या फिर किसी को लूटना हो गया या फिर किसी की जगह पर हमारी बलि दी जा सकती है। इसी वजह से हम सभी की रैंक्स बहुत ज्यादा लोअर हैं, क्योंकि ये तो सोचने वाली बात है कि प्रिंस की पर्सनल गार्ड आर्मी में मार्शल आर्ट्स गुरु लेवल से ज्यादा हायर लेवल के बंदे नहीं है। एक प्रिंस तो अपने लिए मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर और इवन के मार्शल आर्ट्स के गार्ड को भी हायर कर सकता था, लेकिन प्रिंस ने ऐसा नहीं किया। वो सिर्फ इसी वजह से अगर वो हमें किसी किस्म का असैसिनेशन का मिशन देता है और हम लोग उस मिशन को पूरा करने के दौरान पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं, इससे प्रिंस को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर हम लोग उस मिशन को पूरा करके वापस आ जाते हैं तो रोजफिश डायनेस्टी में बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के मास्टर हैं, इसलिए इन सभी को इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल होगा। अगर यही काम पूरा करने के लिए एक मार्शल आर्ट्स का गार्ड जाता है तो वहाँ पर मारा जाता है तो ये नुकसान बहुत ज्यादा बड़ा होगा और वो वापस आएगा तो हमारे पास इतने ज्यादा मार्शल आर्ट्स के गार्ड है भी नहीं, उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज्यादा आसान है। इसी वजह से प्रिंस के पर्सनल गार्ड आर्मी में जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं उनकी लेवल काफी ज्यादा लो है, लेकिन ये सारे के सारे टैलेंटेड है ताकि उसके काम को भी पूरा कर सके। तो ये बात तो कंफर्म है कि पर्सनल गार्ड आर्मी का काम प्रिंस को प्रोटेक्ट नहीं करना, क्योंकि प्रिंस खुद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमसे अपने इसी तरह के छोटे मोटे काम करवाएगा। इसी वक्त मिंग की छत के ऊपर आकर कोई बैठता है। मिंग कहता है छत के ऊपर क्या है, वो गायब होकर ऊपर जाता है दिखने के लिए, तो ऊपर उसकी वही ड्रीमन दोस्त आती है। मिंग छत के ऊपर जाता है तो शुई हांग वहाँ पर बैठी होती है। मिंग उसे कहता है शुई हांग जी तुम यहाँ पर मेरे घर की छत के ऊपर क्या कर रही हो, तुम फिर से अपने हाथ में कैंडीज लेकर यहाँ पर क्यों आई हो, ये मत कहना कि तुम्हें फिर से उस ड्रैगन डीमन का मीट चाहिए। शुई हांग मिंग से कहती है तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी मैं तो सिर्फ छत के ऊपर बैठी हूँ, कौन सा तुम्हारे ऊपर बैठी हूँ। मिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसते हुए उससे कहता है तुम मेरे ऊपर बैठना चाहती हो, तुम तो कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। शुई हांग मिंग से कहती है तुम्हें अपनी सिचुएशन का जरा भी अंदाजा नहीं है, मैं तो यहाँ पर तुम्हें वार्निंग देने के लिए आई हूँ, और अगर यहाँ पर तुम मेरे साथ बदतमीजी करते हो और मैं शोर मचाती हूँ तो सभी लोग तुम्हें उठाकर सीधा जेल में डाल देंगे, क्योंकि तुम यहाँ पर एक लड़की के साथ बदतमीजी करोगे। मिंग उसे कहता है अच्छा ठीक है, अब मैं आगे से कुछ भी नहीं कहता, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर मेरी छत के ऊपर क्या कर रही हो। मुझे पता है तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो, इसीलिए तो मेरी छत पर हो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। शुई हांग जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और मिंग से कहती है चलो मेरे साथ आओ और मुझे डिनर खिलाओ। मिंग भी उसकी ये वाली बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। शुई हांग जल्दी से आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है क्या तुमने सुना नहीं, मुझे अपने साथ एक होटल पर लेकर चलो और मुझे डिनर खिलाओ, और साथ ही वो उसे लेकर उड़ जाती है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 225 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 256 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वही डीमन लड़की फिर से मिंग के घर की छत पे आती है। उसका नाम हांगशुई है। वो मिंग से कहती है मेरे साथ एक होटल पर चलो और मुझे खाना खिलाओ। मिंग इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है मैं तुम्हें खाना क्यों खिलाऊंगा। वो जल्दी से आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है मैंने कहा ना कि मेरे साथ चलो और मुझे खाना खिलाओ। फिर साथ ही वो उसे पकड़ते हुए वहाँ से उड़ जाती है। अपने साथ लेकर वो उसे होटल की तरफ जा रही है। मिंग उसे कहता है तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रही हो और इसकी क्या वजह है। मैं तुम्हें खाना क्यों खिलाऊंगा, मेरी तो इस सब में मर्जी भी नहीं है। उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मैंने कहा ना कि चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं यहीं से नीचे तुम्हें फेंक दूंगी। और इसमें भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात है कि तुम मेरे हाथों से मरोगे। नेक्स्ट सीन हमारा एक फर्स्ट क्लास की बिल्डिंग का होता है, जो कि एक फर्स्ट क्लास की बिल्डिंग जहाँ एक फर्स्ट क्लास का होटल है। तो दोनों एक स्पेशल रूम को बुक करवाते हैं और अंदर चल के बैठ जाते हैं। एक बहुत ही महंगा होटल होता है। सर्वेंट उनके पास खड़ा आता है और उनसे कहता है मैडम आप लोग क्या ऑर्डर करना चाहेंगे। हांगशुई सर्वेंट से कहती है आज मेरा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर तुमने मुझे खुश नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जाओ और जाकर जो कुछ है वो सब कुछ ले आओ, मेन्यू में जितना है सब कुछ ले आओ। वो लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ठीक है मैडम, मैं आपके लिए सब कुछ ले आता हूँ। हांगशुई पूरे होटल का सारे मेन्यू का खाना ऑर्डर करने के बाद मिंग से कहती है मैंने बहुत ही बड़ा ऑर्डर कर दिया है, क्या तुम ये अफोर्ड भी कर सकते हो या नहीं, मुझे पहले बता दो। अगर तुम ये सारा अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम लोग किसी और स्टोर में चले जाते हैं। मिंग उसे कहता है नहीं, बस थोड़े से खाने होंगे, इससे कितना ज्यादा बिल बन जाएगा, हम लोग यहीं पर खाएंगे। हांगशुई से कहती है क्या तुम वाकई में सीरियस हो, लगता है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि हम लोग कौन सी जगह पर आए हैं। इस बिल्डिंग का नाम फर्स्ट क्लास बिल्डिंग है, जहाँ पर सबसे महंगे खाने मिलते हैं, जहाँ तक कि 8th लेवल के डीमन बीस्ट का मीट भी मिलता है। और ज्यादातर नोबलमैन्स और प्रिंस यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। मिंग उसे कहता है चाहे जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर खाना खाने से मुझे 100 या मिलियंस मार्शल गार्ड कोइंस का नुकसान हो जाएगा। यहाँ का खाना कितना ही महंगा हो सकता है, चलो देखते हैं। हांगशुई से कहती है चलो फिर देखते हैं, जब बिल आएगा उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। नेक्स्ट सीन आधे घंटे के बाद का दिखाया जाता है। शेफ बहुत सारे खाने तैयार करने के बाद उनके पास भेज देता है। तो वो खाने वाकई में बहुत ज्यादा होते हैं। उनके मेन्यू में जितने भी खाने होते हैं वो सारे के सारे खाने उनके सामने टेबल पर रख दिए जाते हैं। ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है इसके अंदर तो 8th ग्रेड के डीमन का मीट भी है, ये रेस्टोरेंट तो वाकई में बहुत ज्यादा महंगा होगा। मिंग उसे कहता है तुमने सारे का सारा खाना मंगवा लिया, क्या ये सारा हम खा सकते हैं। हांगशुई से कहती है हाँ हम दोनों ये सारे का सारा खाना नहीं खा सकते, चलो कुछ और लोगों को भी यहाँ पर बुलवाते हैं। और फिर साथ ही वो चुटकी बजाती है। जैसे ही वो चुटकी बजाती है तो उसके सामने 3 चेयर्स के ऊपर 3 और लोग आकर बैठ जाते हैं। तो उनमें से एक यंग लड़का होता है, एक छोटा बच्चा होता है और एक बूढ़ी ग्रैनी होती है। तो वो बूढ़ी दादी हंसते हुए कहती है आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि हांगशुई को हमारी याद आ गई और उसने यहाँ पर हमें इनवाइट किया है, तुम तो हमेशा ही हमसे दूर भागती हो। मिंग उन सभी को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये सभी लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो इन सभी को यहाँ पर आता हुआ देख भी नहीं पाया। बूढ़ी दादी उसे कहती है हांगशुई लगता है कि तुम हमें यहाँ पर डिनर पर इनवाइट कर रही हो, क्या ये सारे का सारा खाना हमारे लिए है। हांगशुई उनसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मैंने तुम सभी को इस खाने पर इनवाइट किया है, चलो जल्दी से शुरू करो और खाना खाओ। तो वो लड़का जल्दी से अपनी चॉपस्टिक्स को उठाता और कहता है तो फिर ठीक है, अब तुमने कहा है कि ये खाना हमारे लिए है तो फिर हम लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं। और सामने रखे हुए मीट को एक ही बार में उठाता है और अपने बड़े बड़े दांत निकालता है और सारा खाना एक ही बार में खा जाता है। मिंग ये देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है हालांकि ये दिखने में एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन इसने अभी अभी डीमन मीट को खाया है जो कि 8th लेवल के डीमन का मीट है और इसने सारे का सारा एक ही गल्फ में खा लिया, जबकि मैं पूरे दिन में सिर्फ एक ही छोटा सा बाइट ले सकता हूँ क्योंकि 8th लेवल के डीमन का मीट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो तीनों ही बुकड़ों की तरह खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं और वहाँ पर जितना भी खाना होता है वो सारे का सारा सफा चट कर जाते हैं। खाना खाने के बाद वो लड़का अपने बड़े से पेट पे हाथ रखता है और एक लंबी सी डकार मारता है और कहता है पूरे 200 साल के बाद इतना मजे का खाना खा रहा हूँ, वो भी आराम से बैठकर। बूढ़ी दादी उस बच्चे से कहती है तुमने तो 200 साल से खाना नहीं खाया, मैं तो 300 साल से भूखी बैठी हूँ, तो मुझसे ज्यादा लकी हो। मिंग उनकी बातें सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान होता और कहता आई ये सभी लोग हैं कौन, ये सभी लोग यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं कि इनकी उम्रें बहुत ज्यादा हैं, इस बच्चे की उम्र भी 300 साल से ज्यादा है। हालांकि मैंने अपनी टाइची डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट करते हुए ये देख लिया कि इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये है कौन। जैसे वो अपना सारा खाना खा लेते हैं, हांगशुई उनसे कहती है तुम तीनों ने यहाँ पर पेट भर के खाना तो खा लिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस बंदे को थैंक यू बोलना चाहिए जिसने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है। छोटा लड़का उसे कहता है मुझे लगता है कि इस लड़के को हमें थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि हम लोग इसके डिनर पर इनवाइट हुए हैं, ये इसके लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात है। उसके साथ वाला लड़का कहता है ये बात तो वाकई में सच है कि हम लोग कभी भी किसी के बुलाने पर नहीं आते, हांगशुई तुमने हमें यहाँ पर इन्वाइट किया, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए। हांगशुई उनकी बातें सुनने के बाद मिंग की तरफ देखती है और कहती है चलो अब इनका थैंक यू बोलो कि ये सभी लोग मेरे बुलाने पर यहाँ पर तुम्हारे डिनर पर इन्वाइट हुए हैं। मिंग ये बात सुनने के बाद बहुत
बहुत ज्यादा हैरान होता है कि यहाँ पर एक तो डिनर भी मैं दे रहा हूँ और ऊपर से थैंक यू भी मैं ही बोलूँ। मिंग चुपचाप बैठा होता है। हांगशुई आगे बढ़ती है और उसको चुटकी काटते हुए कहती है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी से थैंक यू बोलो। मिंग उसे कहता है, अच्छा ठीक है, ऐसा करना बंद करो। फिर वो उन तीनों से कहता है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम हमारे बुलाने पर यहाँ पर हमारा खाना खाने के लिए आए हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग मेरे नेक्स्ट टाइम बुलाने पर भी जरूर आओगे। वो लड़का आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है, ये लड़का तो वाकई में बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं कि इस लड़के की किस्मत क्या कहती है। फिर साथ ही वो तीनों लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। उनके जाने के बाद मिंग हांगशुई से कहता है, क्या तुम मुझे बताओगी कि ये तीनों लोग कौन थे, तुमने इन तीनों को यहाँ पर इनवाइट क्यों किया था। हांगशुई मिंग से कहती है, क्या तुमने टियानचान लैंड के 9 बड़े डीमन गार्ड्स के बारे में सुना है। मिंग उसे कहता है, मैंने 4 बड़े डीमन गार्ड्स के बारे में तो सुना है लेकिन 9 के बारे में नहीं सुना। हांगशुई से कहती है, नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम अपने आप को एक मार्शल आर्टिस्ट कहते हो। हमारे टियानचान लैंड में हमारी इस पूरी छोटी दुनिया में पूरे 9 डीमन गार्ड्स हैं जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन गार्ड्स हैं, यानी कि डीमंस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन गार्ड्स। मिंग हांगशुई से कहता है, कुछ दिन पहले हम लोग ड्रैगन एलिफेंट का शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। वहाँ पर हमें एक डीमन गार्ड मिला था जिसका नाम मोए गार्ड था, वो भी 9 डीमन गार्ड्स में आता है। हांगशुई से कहती है, यहाँ पर जो 3 लोग आए थे ये तीनों भी डीमन गार्ड्स हैं। जो बूढ़ी औरत थी वो बियर वुमन है, और जो लड़का है वो स्नेक मैन है, और जो छोटा लड़का था वो टर्टल बॉय है। हांगशुई से कहती है, वो लोग यहाँ पर किसी काम से आए हुए हैं और तुम बहुत ज्यादा लकी हो, तुम्हें उन सभी को सर्व करने का मौका मिला। मिंग उसे कहता है, खाने पर तुमने उन्हें इनवाइट किया था, हालांकि इसका बिल मैं देने वाला हूँ, लेकिन मैं उनको ज्वाइन नहीं करने वाला, चाहे वो यहाँ पर जो भी करे, मैं तो वो डीमन गार्ड्स ही। हांगशुई मिंग से कहती है, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे पास फ्यूचर को देखने की पावर है, कि तुमने टाइशी डिवाइन आर्ट को मास्टर किया हुआ है, इस वजह से वो तुम्हारे फ्यूचर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। जहाँ पर आकर उन्होंने एक कास्ट को जन्म दिया है, अब वो लोग भी तुम्हारे फ्यूचर के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, फ्यूचर में ये तुम्हें इफेक्ट करेगा। मिंग उसे कहता है, हांगशुई तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है, क्या तुम भी उन 9 डीमंस में से एक डीमन गार्ड हो। हांगशुई उसके सर में मारती है और कहती है, अपनी बकवास बंद करो, मैं तो एक छोटी सी लड़की हूँ जिसकी उम्र सिर्फ कुछ 100 साल है, मैं एक डीमन गार्ड कैसे हो सकती हूँ। अगर मैं उन 9 डीमंस में से कोई एक डीमन होती तो अब तक तो मैंने तुम्हें कच्चा खा लिया होता, क्योंकि जब से तुम मुझे मिले हो तब से तुम कितनी बार मेरे साथ बदतमीजी कर चुके हो। हांगशुई मिंग से कहती है, लास्ट टाइम तुमने अपनी पावर को यूज करते हुए मेरे कारमा को चेक किया था, तुम्हारी उस पावर्स की वजह से, क्योंकि तुमने मेरे फ्यूचर को देखा था, हम दोनों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी और देख रही थी कि तुम कैसे इंसान हो, और मैंने देखा है कि तुम काफी अच्छे इंसान हो। अगर तुम कोई बुरे इंसान होते तो मैं तुम्हारे साथ अपने कर्मा को कट ऑफ कर लेती और तुम्हें यहीं पर मार देती। मिंग उसे कहता, अब जबकि मैंने टेस्ट को पास कर लिया है और तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। हांगशुई से कहती है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। सिर्फ तुम्हें एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रोजफिंच डायनेस्टी को छोड़कर जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से चले जाओ, क्योंकि फ्यूचर में अगर तुम यहीं पर रहोगे तो तुम्हारे बचने के चांसेस कम हैं। मिंग उसे कहता है, अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। हांगशुई जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है और कहती है, नहीं, मैं तुम्हें ये सारी बात नहीं बता सकती, ये हमारा सीक्रेट प्लान है, चाहे तुम मेरी बात का यकीन करो या ना करो, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया है, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि वो सारे डीमन गार्ड रोजफिंच डायनेस्टी पर अटैक करने वाले हैं, इसीलिए वो मिंग को वार्निंग दे रही है कि यहाँ से चले जाओ। मिंग उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा परेशान होता है और वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि आखिर उसने मुझे वार्निंग क्यों दी, और इसी सोच में वो चलता हुआ जा रहा होता है। वो गली में चलता हुआ जा रहा होता है, सोच रहा होता है। मिंग कहता है, हालांकि मैं हांगशुई को ज्यादा अरसे से नहीं जानता, सिर्फ एक बार उससे पहले मिला हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे एक लंबे अरसे से जानता हूँ। हो सकता है कि मेरे उस कार्मा चैप्टर की वजह से, यानी फ्यूचर देखने की पावर की वजह से। पता नहीं ये लड़की है कौन, इस बार भी उसने मुझे नहीं बताया। मिंग अपने ध्यान चलता हुआ जा रहा होता है कि उसे सामने से चिल्लाने की आवाज आती है, कोई कह रहा होता है, बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगा। मिंग आगे बढ़ता है तो वो सामने देखता है, उसके सामने डॉन किंग होता है। डॉन किंग को किसी ने बहुत ज्यादा पीटा होता है। मिंग उसे कहता है, क्या हुआ, लगता है तुम्हें किसी ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। और साथ ही मिंग सोच रहा होता है, बहुत ही अच्छा हुआ, इन्हें इसको कम मारा है, इसको ज्यादा मारना चाहिए था। डॉन किंग उसको इग्नोर करते हुए कहता है, आज का मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है, लगता है कि अभी भी किसी ने मुझे आवाज दी, लेकिन मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। किंग उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, डॉन किंग क्या हुआ, लगता है तुम्हें किसी ने मारा है, तुम चाहते हो कि तुम्हारा ब्रदर जी तुम्हारी हेल्प करे। बस इतनी बात का सुनना था कि डॉन किंग इमोशनल हो जाता है और बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह रोते हुए कहता है, ब्रदर जी क्या तुम वाकई में मेरी हेल्प करोगे। हालांकि जब तुम पहली बार आए थे तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया था, तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। जबकि मिंग सोच रहा होता है, मैं तो सिर्फ इसे टीज कर रहा था और ऊपर से इसने इस बात को सच समझ लिया, तो बिल्कुल गधा है। डॉन किंग तो कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया है, वो मिंग का पाँव पकड़ लेता है और वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देता है और वो रोते हुए से कहता है, ब्रदर जी तुमने मेरी हेल्प करने का फैसला किया, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं यहाँ पर जुए में बहुत सारे पैसे हार गया हूँ, तुम्हें सारे के सारे पैसे वापस कर दूंगा, मुझे सिर्फ 1 मिलियन मार्शल कॉइंस चाहिए। यहाँ पर बैटिंग में मैंने अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी को दांव पर लगा दिया था
और वो सारी की सारी प्रॉपर्टी में हार गया हूँ। अगर मेरे भाई को पता चल गया तो वो तो मुझे मार डालेगा। मिंग भी परेशान होता है और कहता है अब मैं इसका क्या करूँ, क्या मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए या फिर इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्या मिंग इसकी हेल्प करेगा या नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।